अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाहर अभी काम चल रहा था। तो हाँ, लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जब गंगा ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे अब वन पैटर्न शैन वेपन नहीं चाहिए तो वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। सबकी आंखों के सामने वह मुड़ा और आराम से अपने घर के अंदर जाने लगा जैसे कोई साधारण बात हो। भीड़ में खड़े नरेश ने हैरानी से कहा कि यह आखिर क्या मतलब हुआ। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह एक शैन लेवल आर्टिफैक्ट है, कोई मामूली चीज नहीं, फिर गंगा उसे इतनी आसानी से कैसे ठुकरा सकता है। दूसरी ओर रविंद्र कुछ देर सोचता रहा। उसने कहा कि पिछली बार गंगा ने इतना बड़ा विवाद केवल इसी मिस्टिक आर्टिफैक्ट को पाने के लिए खड़ा किया था। अब जब उसे लेने का मौका मिला है तो वह उसे क्यों नहीं चाहता। ये सचमुच अजीब है। इसी समय रूबी, जो हमेशा सबसे तेज दिमाग वाली मानी जाती थी, अचानक चौंक कर बोली कि शायद गंगा ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि ललित को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके। उसकी बात सुनते ही रविंद्र और नरेश दोनों के चेहरे बदल गए। अगर यह सच था तो गंगा का ये कदम बेहद साहसी और खतरनाक था। इसका मतलब था कि वह ललित को पूरी तरह नाराज करने जा रहा था और अब दोनों के बीच कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बचेगी। आसपास खड़े बाकी ब्लू पीक के शिष्य भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि कोई व्यक्ति एक शैन लेवल वेपन जैसी कीमती चीज को इस तरह ठुकरा सकता है। बहुतों को लगा कि गंगा शायद पागल हो गया है। तभी अचानक अभिजीत की ओर से एक ठंडी आवाज गूंजी। उसने जोर से कहा कि गंगा रुक जाए। गंगा दरवाजे के पास ही ठहर गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला कि क्या सीनियर ब्रदर को उससे कुछ और कहना है। अभिजीत का चेहरा गंभीर और ठंडा था। उसने धीमी लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा कि एल्डर हे ने उसे आज ही लेक्सस पीक पर बुलाया है। वह केवल आदेश पहुंचाने आया है। जाना या न जाना गंगा की मर्जी है, लेकिन अगर वह नहीं गया तो इसका मतलब होगा कि उसने एल्डर के आदेश की अवहेलना की है और यह सीधे सीधे अवज्ञा मानी जाएगी। तब उसके परिणामों के लिए अभिजीत जिम्मेदार नहीं होगा। गंगा ने जानबूझकर भोलेपन का नाटक किया और कहा कि अगर एल्डर ही ने उसे बुलाया है तो केवल उसी वन पैटर्न शैन वेपन के लिए, लेकिन अब जब उसे वह इनाम ही नहीं चाहिए तो वहां जाने की क्या जरूरत है। उसने हल्की मुस्कान के साथ ये भी कहा कि एल्डर ही इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे इतनी छोटी बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगर वे सच में उसे वह शैन वेपन देना चाहते हैं तो अभिजीत के हाथ ही भिजवा सकते हैं। उसे खुद जाकर लेने की क्या आवश्यकता है। गंगा के इस सवालों की झड़ी ने अभिजीत को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसका काम केवल संदेश पहुंचाना था, लेकिन गंगा के इस रवैये से वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। गंगा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि वह एल्डर ही की कृपा के लिए धन्यवाद देता है और भविष्य में उनकी प्रशंसा भी करेगा। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इस एक हरकत से उसने न केवल अभिजीत को लौटा दिया बल्कि सीधे सीधे ललित को भी अपमानित कर दिया। कुछ क्षण तक अभिजीत दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अंत में उसने ठंडी सांस भरी, मुड़ा और बिना कुछ कहे लेक्सस पीक की ओर वापस चला गया। जैसे ही वो वहां से गया पूरे ब्लू पीक में हलचल मच गई। हर जगह लोग गंगा की चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि सीनियर ब्रदर सच में बहुत जबरदस्त है, उसने एल्डर ही को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि एल्डर ही पहले ही झुककर उसे शैन वेपन देने को तैयार हो गए थे, फिर गंगा ने ऐसा करके उन्हें पूरी तरह नाराज क्यों कर दिया। लेकिन कुछ शिष्य तुरंत बोले कि एल्डर ही का झुकना कोई नहीं मानता। अगर वह सच में इनाम देना चाहते तो गंगा को लेक्सस पीक बुलाने की क्या जरूरत थी, जहां बिना टोकन के जाना भी मुश्किल है। और ऊपर से अभिजीत जैसे शक्तिशाली कल्टिवेटर को भेजना भी साफ दिखाता है कि यह केवल दबाव बनाने की चाल थी। बहुतों को लगने लगा कि ललित ने पहले से ही गंगा के खिलाफ कोई योजना बना रखी है। इधर गंगा घर के अंदर चला गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसके पीछे खड़े रेणुका, धर्मेश और बाकी लोग तुरंत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं अभिजीत वापस तो नहीं आ गया उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए। लेकिन गंगा ने मुस्कुराकर कहा कि दरवाजे पर अभिजीत नहीं बल्कि रविंद्र और उसके साथ ही हैं। उसने जाकर दरवाजा खोला। अंदर आते ही रविंद्र ने गंभीर स्वर में कहा कि आज गंगा का व्यवहार बहुत ज्यादा कठोर था। उसे पहले अभिजीत के साथ लेक्सस पीक जाने के लिए मान जाना चाहिए था और बाद में कोई रास्ता निकालना चाहिए था। अब जब उसने सीधे मना कर दिया है तो ललित को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मिल गया है।
नरेश और रूबी भी चिंतित दिख रहे थे। गंगा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग उसे सावधान करने के लिए खास तौर पर आए हैं। उसके मन में हल्की सी भावुकता भी पैदा हुई। उसने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि ललित सच में उसे शान वेपन देने वाला था। कुछ देर की चुप्पी के बाद रविंद्र ने कहा कि उसने ललित को कभी देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वह बिल्कुल राजनाथ की तरह निर्दयी और बदला लेने वाला व्यक्ति है। भले ही वह शान वेपन दे भी दे, लेकिन गंगा को अपमानित करने के कारण वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। गंगा ने सिर हिलाकर कहा कि रविंद्र की बात बिल्कुल सही है। आज लेक्सस पीक पर निश्चित रूप से उसके लिए कोई जाल बिछाया गया होगा। अगर वह उस शान वेपन के लालच में वहां चला जाता तो शायद उसे उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि जब नुकसान ही होना है तो ऐसे इनाम का क्या फायदा। नरेश ने कहा कि फिर भी गंगा को अभिजीत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब तो ये पूरी तरह ललित से दुश्मनी मोल लेने जैसा है। गंगा हंस पड़ा और बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बूढ़ा पहले से ही उसे मारना चाहता है, तो अगर उसकी नफरत थोड़ी और बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा कि गंगा की बात में कुछ सच्चाई जरूर है। रेणुका ने चिंता से पूछा कि अब क्या किया जाए। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि जब तक वह ड्रैगन हिडन पीक पर रहेगा और यहाँ पीक मास्टर ऑलिव की सुरक्षा है, तब तक ललित सीधे आकर उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। रूबी ने सिर हिलाकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि गंगा सच में बहुत साहसी है। उसकी आवाज में ये समझना मुश्किल था कि वह उसकी प्रशंसा कर रही है या हल्का व्यंग्य। उसी समय दरवाजे पर फिर से जोर जोर से दस्तक होने लगी। सब लोग एक साथ चौंक गए। विक्रम ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सुरेश तेजी से अंदर आया। उसने घबराकर पूछा कि गंगा ठीक है या नहीं। गंगा ने उसे देखा तो पाया कि उसका पुराना रोग पूरी तरह ठीक हो चुका है और वह अब सोल कंडेंसेशन रेल्म में प्रवेश कर चुका है। गंगा हंसते हुए बोला कि उसे इस उपलब्धि के लिए बधाई देता है। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि सुरेश कई वर्षों से कंडेंसेशन रेल्म में फंसा हुआ था और उसकी पुरानी चोट ठीक नहीं हो रही थी। अचानक उसका सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंचना सचमुच आश्चर्यजनक था। सुरेश ने चिंतित स्वर में पूछा कि उसने सुना है अभिजीत गंगा को ढूंढने आया था। क्या उसने उसे कोई नुकसान पहुंचाया। गंगा ने बताया कि वह पहले ही जा चुका है। ये सुनकर सुरेश ने राहत की सांस ली। गंगा ने उसे एक बार नया जीवन दिया था, इसलिए सुरेश मन ही मन तय कर चुका था कि चाहे दुश्मन ललित ही क्यों न हो, वह गंगा का साथ देगा। विक्रम दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी बाहर से दो और लोग तेजी से अंदर आ गए। जब सबने ध्यान से देखा तो पता चला कि वे ड्रैगन हिडन पीक के डीकन्स किशोर और तैमूर थे। तैमूर तुरंत आगे बढ़ा और गंगा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए बोला कि उसे तुरंत मैनेजर क्वान के पास चलना चाहिए ताकि वह उसे पीक मास्टर से मिलवा सके। किशोर ने भी घबराकर कहा कि गंगा ने सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसने सीधे ललित को अपमानित कर दिया है और शायद उसे अंदाजा भी नहीं कि ललित कितना शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति है। किशोर ने गंभीर स्वर में कहा कि इस बार केवल पीक मास्टर ऑलिव या फिर वाइस डीन पूर्व ही उसे बचा सकते हैं। अगर ललित चाहे तो वह गंगा पर एल्डर के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा सकता है और जेल में डाल सकता है, तब उसकी जान बचना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों डीकन्स की यह चिंता देखकर वहां मौजूद सभी लोग सचमुच हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों गंगा की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित होंगे। अभिजीत से खबर मिलते ही ललित का गुस्सा फट पड़ा। उसने सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारा। जोरदार धमाके के साथ मेज टुकड़ों में बिखर गई। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आई। उसने दांत भींचकर कहा कि गंगा में सचमुच बहुत हिम्मत आ गई है। वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की जुर्रत कैसे कर सकता है। पास खड़े राजनाथ भी इस खबर से हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतना अहंकारी व्यवहार करेगा, लेकिन जब उन्होंने याद किया कि गंगा पहले ही सबके सामने ललित को अनैतिक और भ्रष्ट कह चुका है तो आज की घटना उतनी असंभव भी नहीं लगी। असल में उन्होंने गंगा के स्वभाव का सही अंदाजा ही नहीं लगाया था। राजनाथ के मन में गंगा के प्रति गहरी नफरत भरी हुई थी। वह अभी तक अरमान की मौत को नहीं भूला था और हमेशा बदला लेने के अवसर की तलाश में रहता था। उसने तुरंत खड़े होकर ललित को झुककर प्रणाम किया और कहा कि गंगा ने कई बार उनका अपमान किया है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य उनके अधिकार और प्रतिष्ठा को हल्के में लेने लगेंगे। ललित का चेहरा ठंडा और गंभीर था।
असल में उसने आज गंगा को लेक्सस पीक बुलाने का कारण केवल पुरस्कार देना नहीं रखा था, वह चाहता था कि गंगा उस वन पैटर्न शैन वेपन के लालच में लेक्सस पीक आए, फिर वह उसे तरह तरह से परेशान करके मजबूर करता कि वह उससे दया की भीख मांगे। उसके बाद वह धीरे धीरे गंगा को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता। लेकिन उसकी सारी योजना उस समय विफल हो गई जब गंगा ने सीधे ही पुरस्कार लेने से मना कर दिया। हालांकि गंगा के इस व्यवहार ने उसे एक नया मौका भी दे दिया था। अब वह ये कह सकता था कि गंगा ने एल्डर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ललित ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि गंगा अकेडमी का शिष्य है और उसे एल्डर के आदेश का पालन करना चाहिए। अब जब उसने आदेश का उल्लंघन किया है तो अकेडमी के नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इतना कहकर उसने एक स्पिरिट स्टोन उठाया, उस पर एक स्पिरिट सर्टिफिकेट अंकित किया और उसे नीचे खड़े अभिजीत की ओर फेंक दिया। उसने आदेश दिया कि वह तुरंत ब्लू पीक जाए और गंगा को यहाँ लेकर आए। अभिजीत ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद राजनाथ ने पूछा कि गंगा को कैसे दंडित किया जाएगा। ललित की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने कहा कि वह पहले गंगा को थोड़ा परेशान करके उसे सबक सिखाना चाहता था। अगर गंगा समझदारी दिखाता और उनके पक्ष में आ जाता तो उसकी प्रतिभा को देखते हुए शायद उसे छोड़ भी दिया जाता, लेकिन अब उसने खुलेआम एल्डर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अकेडमी के नियमों के अनुसार यह गंभीर अपराध है और अगर वह चाहे तो उसे मृत्युदंड भी दे सकता है। ये सुनकर राजनाथ की आंखों में उत्साह चमक उठा। वह तो पहले से ही गंगा की मौत चाहता था, लेकिन उसने सावधानी से कहा कि गंगा बहुत प्रतिभाशाली है और अकेडमी के वरिष्ठ लोग भी उसे महत्व देते हैं। इसके अलावा उसके पीछे साहिल जैसा शक्तिशाली समर्थक भी है। ऐसे में उसे मार देना शायद उचित नहीं होगा। ललित ने ठंडे स्वर में कहा कि इसी कारण इस काम को जल्दी करना जरूरी है। अगर देर हुई तो हालात बदल सकते हैं और गंगा को बचाने वाले लोग सामने आ सकते हैं। उसके चेहरे से साफ था कि उसने गंगा को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्णय ले लिया है। उधर दूसरी ओर गंगा को किशोर और फॉर्मेशन मास्टर के लगभग खींचते हुए साथ ले जा रहे थे। उनके पीछे रेणुका, धर्मेश और बाकी लोग भी चिंतित होकर चल रहे थे। वे सब मिलकर रोहन के पास पहुंचे। क्योंकि यह घटना ब्लू पीक के जियाकू रेजिडेंशियल एरिया में हुई थी, इसलिए खबर अभी पूरे अकेडमी में नहीं फैली थी। रोहन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब किशोर ने पूरी घटना बताई तो रोहन दंग रह गया। उसने गंगा को देखते हुए कहा कि क्या वह पागल हो गया है जो उसने खुलेआम ललित को नाराज कर दिया। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि उसने किसी का अपमान नहीं किया, वह केवल वह शाइन आर्टिफैक्ट नहीं लेना चाहता। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा कि कई बार धैर्य रखना भी जरूरी होता है। फिर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला कि अब उन्हें रोज रेजिडेंसी जाना होगा और पीक मास्टर ओलिव से मदद मांगनी होगी, क्योंकि केवल वही गंगा की रक्षा कर सकती है। जब सब लोग रोहन के निवास से बाहर निकलने ही वाले थे तभी अचानक आकाश से एक आकृति तेजी से उतरी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह अभिजीत था। अभिजीत पहले गंगा के घर गया था लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने ब्लू पीक के शिष्यों से पूछताछ की तो पता चला कि गंगा रोहन के पास गया है, इसलिए वह तुरंत यहां आ गया। अभिजीत ने औपचारिक रूप से रोहन को प्रणाम किया लेकिन उसके चेहरे पर सम्मान का कोई भाव नहीं था। हालांकि रोहन की कल्टिवेशन उससे ऊंची थी, लेकिन वह केवल एक स्ट्यूअर्ड एल्डर था और उसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। दूसरी ओर अभिजीत अभी केवल 40 वर्ष का था और उसका भविष्य उज्ज्वल माना जाता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके पीछे ललित जैसा शक्तिशाली सहारा था, इसलिए वह अकेडमी के उन एल्डर्स को ज्यादा महत्व नहीं देता था जिनके पास मजबूत समर्थन नहीं था। रोहन ने स्थिति को समझते हुए बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की। उसने अभिजीत को ईयर लास्ट असेसमेंट में टॉप 50 में आने के लिए बधाई दी। अभिजीत ने संक्षिप्त धन्यवाद दिया और सीधे गंगा की ओर देखते हुए कहा कि एल्डर ही ने उसे ड्रैगन पीक ले जाने के लिए भेजा है और अब उसे तुरंत उसके साथ चलना होगा। गंगा हंस पड़ा और बोला कि उसने पहले ही कह दिया है कि उसे वह शाइन वेपन नहीं चाहिए। अभिजीत ने कठोर स्वर में कहा कि चाहे वह चाहे या न चाहे इस बार उसे जाना ही होगा, क्योंकि यह एल्डर हे का आदेश है। गंगा को पहले से अंदेशा था कि कुछ गलत है, इसलिए वह वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि वह एल्डर ही की कृपा के लिए आभारी है और उन्हें लंबी आयु की शुभकामनाएं देता है। फिर उसने मजाक में कहा कि वह गलती कर गया क्योंकि एल्डर ही पहले ही 200 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं, इसलिए उन्हें 100 साल जीने की दुआ देना अजीब लगता है। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए।
गंगा की यह बात लगभग ललित की मृत्यु की कामना करने जैसी थी। ड्रैगन मार्शल अकेडमी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो वाइस डीन या एक्टिंग डीन के अलावा ललित के बारे में इतनी खुलकर बात करने की हिम्मत करता। अभिजीत का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा कि अगर गंगा उसके साथ नहीं गया तो उसे मजबूर होकर बल प्रयोग करना पड़ेगा। तभी रोहन आगे बढ़ा और बोला कि आज यह संभव नहीं है क्योंकि पीक मास्टर ऑलिव ने अभी गंगा को बुलाया है। उसने कहा कि पहले गंगा ऑलिव से मिल ले और उसके बाद वे लोग लेक्सस पीक जाकर एल्डर ही से मिलेंगे। अभिजीत तुरंत समझ गया कि रोहन झूठ बोल रहा है। वे लोग वास्तव में ओलिव के पास मदद मांगने जा रहे थे। अगर गंगा ओलिव से मिल लेता तो ललित के लिए उसे दंडित करना बहुत कठिन हो जाता। इसलिए उसने तुरंत अपना रवैया बदलते हुए कहा कि गंगा ने वॉइड रेल्म एल्डर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और अकेडमी के नियमों के अनुसार उसे तुरंत दंड के लिए ड्रैगन पीक ले जाना होगा। अगर ऑलिव उसे बुलाएंगी तो वह बाद में भी उनसे मिल सकता है। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा कि अभिजीत जाकर ओलिव से यह बात खुद कह दे। अभिजीत ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह तो एक साधारण व्यक्ति है और ओलिव से मिलने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन वह आज एल्डर हे के आदेश से आया है और खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अगर गंगा ओलिव से मिलने चला गया तो फिर रोहन, तैमूर और किशोर तीनों को ही एल्डर हे के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये साफ साफ एक धमकी थी। ये सुनते ही रोहन और बाकी दो डीकन्स के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें तुरंत पुराने एग्जाम्पल याद आ गए। कभी अकेडमी के महान प्रतिभाशाली शिष्य चाओ वजी और हामन दोनों ही ललित के कारण बर्बाद हो गए थे। एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरा ड्रैगन पूल अबिस में निर्वासित होकर अपनी कल्टिवेशन खो बैठा था। अगर वे लोग ललित को नाराज कर देते तो उनका भविष्य शायद उनसे भी ज्यादा दुखद होता। कुछ क्षणों तक तीनों चुप रहे। वे गंगा की तरह साहस नहीं दिखा सकते थे जो खुलेआम ललित की अवहेलना कर सके। आखिरकार रोहन ने तेजी से सोचा और गुप्त रूप से किशोर और फॉर्मेशन मास्टर के को संदेश भेजा कि वे दोनों अभिजीत को रोकें। वह खुद तुरंत पीक मास्टर ऑलिव को बुलाने जाएगा। रोहन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वह बिना एक पल गंवाए हवा में उछला और सीधे रोज रेजिडेंसी की दिशा में उड़ गया। ये दृश्य देखते ही अभिजीत का चेहरा तुरंत बदल गया। वह समझ गया कि रोहन क्या करने जा रहा है। अगर ओलिव यहाँ पहुंच गई तो फिर वह किसी भी हालत में गंगा को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। उसे ललित के स्वभाव का बहुत अच्छी तरह पता था। अगर वह इस काम में असफल रहा तो उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। उसने मन में निर्णय लिया और अचानक ठंडी आवाज में चिल्लाया, गंगा मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने बिना देर किए हाथ बढ़ाया और सीधे गंगा को पकड़ने की कोशिश की, मानो उसे जबरदस्ती ले जाने वाला हो। ये देखकर फॉर्मेशन मास्टर के और किशोर के चेहरे तुरंत बदल गए। दोनों तुरंत आगे बढ़े और गंगा के सामने खड़े हो गए जैसे ढाल बनकर उसे बचा रहे हों। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि अभिजीत आखिर करना क्या चाहता है। अभिजीत ने गर्जकर जवाब दिया कि उसे आदेश मिला है कि गंगा को गिरफ्तार करके ले जाए। इसके बाद उसने बिना झिझक एक शक्तिशाली हथेली प्रहार कर दिया। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि सामने अकेडमी के डीकन्स खड़े हैं। उसके पीछे ललित जैसा शक्तिशाली एल्डर था। वह केवल आदेश का पालन कर रहा था। जब तक वह किसी को मार नहीं देता अकेडमी की जांच भी अंत में ललित तक ही पहुंचेगी और उसे अधिकतम हल्की सजा ही मिलेगी। इसलिए उसने अपने हमले में कोई दया नहीं दिखाई। आखिर सामने खड़े फॉर्मेशन मास्टर के और किशोर दोनों ही सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण के कल्टिवेटर्स थे और उन्हें हल्के में लेना खतरनाक होता। उसने जोर से चिल्लाया और अपनी टेक्निक जारी की, फ्लाइंग फेदर पाम। उसकी हथेली की चाल इतनी अजीब थी कि उसका रास्ता पकड़ना लगभग असंभव था। उसकी गति हवा में उड़ते रुई के गुच्छों की तरह अनिश्चित थी। हर पल उसका रास्ता बदलता था जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता था कि हमला कहाँ से आएगा। इसके साथ ही उसकी गति अत्यंत तेज थी और शक्ति भी चौंकाने वाली थी। उसकी इस पाम स्ट्राइक की शक्ति लगभग सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण के बराबर थी। इससे ये साफ पता चलता था कि लेक्सस पीक के प्रतिभाशाली शिष्य कितने शक्तिशाली होते हैं। अभिजीत तो केवल शुरुआती चरण के टॉप 50 में था। अगर वह टॉप 10 में होता तो शायद सामान्य मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स को भी आसानी से कुचल सकता था। फॉर्मेशन मास्टर के और किशोर ने तुरंत उसकी शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश की और साथ ही उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत रुक जाए। उन्होंने कहा कि क्या वह अकेडमी के नियमों को चुनौती देना चाहता है।
एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों डीकन्स ने मिलकर फ्लाइंग फेदर पाम की दिशा को पहचान लिया और संयुक्त शक्ति से उसे तोड़ दिया, लेकिन उसके टकराने से जो ऊर्जा फैली उसने आसपास के घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस धमाके की आवाज़ दूर तक गूंज गई। ड्रैगन हिडन पीक के बहुत से शिष्य तुरंत हवा में उड़कर इस दिशा में देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि अभिजीत 2 डीकन्स से लड़ रहा है तो सभी दंग रह गए। लेकिन अभिजीत बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। वह गर्व से बोला कि वह एल्डरहे के आदेश से गंगा को पकड़ने आया है। यह अकेडमी के नियमों का उल्लंघन नहीं है, उल्टा जो लोग उसे रोक रहे हैं वही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और एल्डरहे की अवहेलना कर रहे हैं। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति और बढ़ा दी। अचानक उसके सिर के ऊपर हवा में एक विशाल फेदर फैंटम प्रकट हो गया। वो कोई साधारण पंख नहीं था, वह लगभग 30 मीटर लंबा था और उसका पूरा शरीर हल्के नीले रंग की ठंडी रोशनी से चमक रहा था। उसके आसपास बर्फ के छोटे छोटे कण तैर रहे थे और धूप पड़ने पर जमीन पर चमकदार आकृतियां बन रही थीं। ये दृश्य जितना सुंदर था उससे निकलने वाला दबाव उतना ही भयावह था। ये देखकर गंगा की भौहें हल्की उठ गईं। उसने मन ही मन सोचा कि यह फीनिक्स फेदर एसेंस है। उसे तुरंत समझ आ गया कि अभिजीत को कभी फीनिक्स फेदर मिला होगा और उसी के कारण उसने यह विशेष एसेंस समझ ली। ये सचमुच अद्भुत भाग्य था। तभी पास खड़े रविंद्र ने धीमी आवाज में कहा कि यह भाग्य नहीं है, अभिजीत ने ललित का कुत्ता बनने का फैसला किया और उसी के बदले ललित ने उसे फिनिक्स फेदर देकर पुरस्कृत किया। गंगा हल्का सा हंस पड़ा और बोला कि इसका मतलब है ललित भले ही क्रूर हो लेकिन अपने लोगों को पुरस्कृत करने में कंजूस नहीं है। रविंद्र ने कहा कि यह सच है, लेकिन ऐसे पुरस्कार के बदले अपनी जान जोखिम में डालना किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। उसकी यह बात अभिजीत ने भी सुन ली और उसने गुस्से से रविंद्र की ओर घूर कर देखा। उसके मन में तुरंत एक विचार आया, अगर मौका मिला तो गंगा को पकड़ते समय वह गलती से रविंद्र को भी घायल कर देगा। इतने में अभिजीत ने अपनी अगली टेक्निक जारी की, फीनिक्स टेक्स फ्लाइट। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपनी ट्रू एसेंस को इकट्ठा किया। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। हमला शुरू होने से पहले ही उसके चारों ओर की हवा में 1000 मीटर तक ऊर्जा की लहरें फैल गईं। फिर अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। उसकी ट्रू एसेंस ने एक फीनिक्स की आकृति बना ली। भले ही वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें असली फीनिक्स की शक्ति की झलक थी और उसकी आक्रमण शक्ति बेहद भयानक थी। उसकी उपस्थिति ने तुरंत फॉर्मेशन मास्टर केके और किशोर की आभा को दबा दिया। फॉर्मेशन मास्टर केके ने तुरंत पूरी शक्ति लगाई। उसे पता था कि अगर वह अभिजीत को कुछ देर रोक सके तो तब तक रोहन ओलिव को लेकर लौट आएगा और स्थिति संभल जाएगी। लेकिन अचानक वह फीनिक्स फैंटम अजीब तरीके से मुड़ गया। उसने फॉर्मेशन मास्टर केके और किशोर को पार कर लिया और सीधे पीछे खड़े गंगा की ओर बढ़ गया। गंगा के पीछे रेणुका, रविंद्र, नरेश, धर्मेश और कई अन्य लोग खड़े थे। अगर यह हमला उन पर गिरता तो सब गंभीर रूप से घायल हो जाते। किशोर ये देखकर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फॉर्मेशन मास्टर केके का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे अब समझ आया कि अभिजीत ने शायद अपनी असली शक्ति छिपा कर रखी थी। अगर उसने पूरी शक्ति दिखाई होती तो शायद वो असेसमेंट में और भी ऊंची रैंक हासिल करता। दूर खड़े ब्लू पीक के शिष्य भी ये देखकर घबरा गए। कुछ ने कहा कि अब गंगा और उसके साथी शायद बच नहीं पाएंगे। कुछ ने कहा कि अभिजीत सचमुच निर्दयी है जो एल्डर्स की मौजूदगी में भी ऐसा हमला कर रहा है। लेकिन तभी गंगा की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाल ली। उसकी सोफी स्वॉर्ड तुरंत रूप बदल गई और उसके सभी 13 रून्स एक साथ सक्रिय हो गए। एक भयंकर अग्नि शक्ति तलवार से निकलकर हवा को बिगाड़ करने लगी। ये देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। हेवनली वेपन की सीमा सामान्यतः 12 रून्स होती है, लेकिन गंगा की तलवार पर 13 रून्स थे। ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये टाइगर मार्क अकेडमी की कोई विशेष रचना है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वहां भी किसी ने कभी 13 रून्स वाली हेवनली आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं सुना। इसी बीच एक भयंकर गर्जना हुई। गंगा के शरीर से एक विशाल फायर ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने बिना किसी संकोच के सीधे 7-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट जारी कर दिया। अभिजीत की फीनिक्स फेदर आर्टिफैक्ट केवल 6ठे स्तर की थी और वह भी पूरा फीनिक्स नहीं बल्कि केवल फेदर एसेंस थी।
इसलिए फायर ड्रैगन की शक्ति के सामने उसकी बर्फीली शक्ति तुरंत दब गई और हवा में तैरते आइस क्रिस्टल्स पिघलने लगे। तभी गंगा ने एक और शक्ति जारी की, 3 गुना विंड इंटेंट। तेज हवा के साथ फायर ड्रैगन और भी तेज और भयानक हो गया। वह आकाश में घूमता हुआ आगे बढ़ा, उसकी शक्ति समुद्र जैसी उफनती हुई लग रही थी और उसका रूप ऐसा था मानो वो सारी वर्ल्ड को चुनौती दे रहा हो। हालांकि गंगा ने अभी तक अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी भी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन केवल उसके इस प्रदर्शन ने ही ड्रैगन हिडन पीक के शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर पर रहते हुए इतनी भयानक शक्ति दिखाना लगभग असंभव था। लेकिन असली निर्णायक क्षण अभी बाकी था। गंगा ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और अपनी टेक्निक जारी की। 8 स्टार्स अलाइंड उसकी तलवार से एक के बाद एक 8 विशाल स्टार शेप्ड स्वॉर्ड एनर्जीज निकलीं। हर एक तलवार ऊर्जा लगभग 30 से 40 मीटर चौड़ी थी। ये 8 ऊर्जा आकाश में फैलकर एक विशाल ज्यामितीय घेरे में जुड़ गईं और सैकड़ों मीटर तक फैल गईं। दृश्य ऐसा था मानो 8 तारे एक साथ आकाश से गिरकर दुश्मन को चारों ओर से घेर रहे हों और उसके पास बचने का कोई रास्ता ही न बचा हो। जब गंगा ने अपनी तलवार से 8 स्टार्स अलाइंड की दिव्य शक्ति को पूरी तरह मुक्त किया तो उसके चारों ओर का दृश्य ही बदल गया। आग से बना हुआ विशाल फायर ड्रैगन उन 8 तारों के चारों ओर लिपट गया, जबकि तेज हवा की शक्ति उसे और भी प्रचंड बना रही थी। साथ ही उसकी तलवार के 13 आर्टिफैक्ट पैटर्न्स पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे, जिससे उस हमले की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। अब ये केवल एक साधारण डिवाइन एबिलिटी नहीं रह गई थी, बल्कि कई शक्तियों के मेल से बना एक भयावह आक्रमण बन चुका था। जैसे ही यह हमला आगे बढ़ा, उसकी शक्ति ने तुरंत अभिजीत के फीनिक्स फैंटम को दबा दिया। वह अभी उस तक पहुंचा भी नहीं था कि फीनिक्स फैंटम की आकृति डगमगाने लगी, उसकी ऊर्जा अस्थिर हो गई और उसका रूप बिखरने लगा। अगले ही क्षण 8 तारों की वह शक्ति आगे बढ़ती हुई फीनिक्स फैंटम से टकराए। फायर ड्रैगन ने एक लंबी गर्जना की और भयंकर आग चारों ओर फैल गई। उस आग ने हवा में तैर रहे बर्फीले कणों को पूरी तरह निगल लिया और फीनिक्स फेदर इंटेंट को सीधे चकनाचूर कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रू एसेंस से बना फीनिक्स फैंटम तुरंत टूट गया और उसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में विस्फोट की तरह फैल गई। माउंटेन का पूरा इलाका इस टकराव से बुरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। सबके स्तब्ध चेहरों के सामने 8 स्टार्स अलाइंड की शक्ति बिना धीमी हुए सीधे अभिजीत की ओर बढ़ती चली गई। अभिजीत की आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि परसेप्शन रेल्म के शिखर पर खड़ा गंगा इतनी भयानक शक्ति वाला हमला कर सकता है। उसके मन में केवल एक ही विचार आया, यह आदमी इंसान नहीं है। जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि वह इस हमले को सीधे सहन नहीं कर सकता। वो तुरंत पीछे हटकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन 8 स्टार्स अलाइंड की संरचना इतनी रहस्यमय थी कि वह हर दिशा में खुली दिखाई देती थी, फिर भी बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 8 तारों की ऊर्जा ने मिलकर एक विशाल ज्यामितीय ढांचा बना दिया था जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया। अभिजीत ने स्थिति की गंभीरता समझ ली। उसने तुरंत अपना लॉन्ग स्पीयर निकाल लिया और पलटकर हमला करने की तैयारी की। लेकिन वह एक पल देर कर चुका था। जैसे ही उसने अपनी ट्रू एसेंस भाले में इकट्ठी करनी शुरू की, उसी क्षण 8 स्टार्स अलाइंड की शक्ति उस पर टूट पड़ी। भयानक गर्जना के साथ 8 विशाल स्वॉर्ड एनर्जीज एक के बाद एक विस्फोट करने लगीं। वह पूरी तरह उस ऊर्जा में डूब गया। धूल, आग और ऊर्जा के तूफान के बीच कहीं कहीं खून के छींटे उड़ते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षण बाद सब शांत हो गया। फिर अचानक एक शरीर आकाश से गिरता हुआ दिखाई दिया। धड़ाम! अभिजीत का शरीर जमीन पर आ गिरा। वह रोहन के घर के सामने गिरा था, जो पहले ही लड़ाई में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सबसे भयावह बात यह थी कि उसके शरीर में अब सांस भी नहीं चल रही थी। पूरा ड्रैगन हिडन पीक अचानक पूरी तरह शांत हो गया। सैकड़ों शिष्य स्तब्ध खड़े रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। अभिजीत, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती चरण का शक्तिशाली कल्टिवेटर था और जिसकी असली ताकत मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन के बराबर मानी जाती थी, वह गंगा के एक ही हमले में मारा गया। और यह सब उस व्यक्ति ने किया जो अभी केवल परसेप्शन रेल्म के शिखर पर था। ये शक्ति पूरी तरह स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसी थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे सबको होश आया।
लोगों को लगा जैसे गंगा हर बार उनकी समझ को तोड़ देता है और ये दिखा देता है कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। नरेश ने गंगा को जाते हुए देखा, गला सूख गया और उसने आश्चर्य से कहा कि सीनियर ब्रदर सच में बहुत शक्तिशाली है। रविंद्र की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर हल्की हंसी आई लेकिन उसमें आत्मव्यंग्य था। उसने कहा कि वह पहले सोचता था कि वह गंगा का मुकाबला कर सकता है, लेकिन यह उसका घमंड था। अब बेहतर यही है कि वह जल्दी से सोल कंडेंसेशन रेल्म में प्रवेश कर ले, वरना गंगा से मुकाबला करना केवल अपमान होगा। रूबी ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि गंगा जैसे राक्षसी प्रतिभा वाले लोग सैकड़ों या हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, इसलिए उसकी तुलना दूसरों से करना ही गलत है। उधर किशोर नीचे उतरकर अभिजीत के शरीर के पास पहुंचा। उसने जांच की और गंभीर स्वर में कहा कि वह मर चुका है। ये सुनकर फॉर्मेशन मास्टर केके ने गहरी सांस ली और गंगा को नए नजरिए से देखने लगी। पहले वह गंगा को एक जूनियर की तरह देखती थी, लेकिन अब वही व्यक्ति उस दुश्मन को मार चुका था जिसे वह और किशोर मिलकर भी रोक नहीं पाए थे। अब उसे गंगा को जूनियर मानना संभव नहीं था। कुछ क्षण बाद फॉर्मेशन मास्टर केके ने जल्दी से कहा कि गंगा तुरंत उसके साथ रोज रेजिडेंसी चले। गंगा ने बिना विरोध किए सिर हिला दिया। उसे पता था कि उसने जो किया वह आत्मरक्षा के लिए था, लेकिन अगर ललित इस मामले को बढ़ाएगा तो स्थिति उसके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए अकेडमी के किसी बड़े व्यक्ति को बीच में आना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे चलने वाले थे, दो लोग अचानक उनके सामने आकर उतर गए। गंगा ने देखा कि वे ओलिव और रोहन थे। ओलिव ने पहले जमीन पर पड़े अभिजीत के शव को देखा। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और फॉर्मेशन मास्टर केके को रोक दिया, जो कुछ समझाने वाली थी। फिर उसने सीधे गंगा से पूछा कि यहाँ क्या हुआ। गंगा ने सम्मान से झुककर पूरा घटनाक्रम बता दिया। सब सुनने के बाद ओलिव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने कहा कि ललित बहुत आगे बढ़ गया है। गंगा के पास ड्रैगन पीक में प्रवेश करने का टोकन ही नहीं है, इसलिए उसे बुलाना साफ साफ उसे परेशान करने की चाल है। फिर उसने फॉर्मेशन मास्टर केके और किशोर की ओर देखा और कहा कि भले ही अभिजीत गलत था, लेकिन उसे मारना स्थिति को और गंभीर बना देगा। दोनों डीकन्स ने तुरंत कहा कि उन्होंने अभिजीत को नहीं मारा। ओलिव चौंक गया और पूछा कि फिर उसे किसने मारा। उसे लगा कि यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है कि अभिजीत को मार सके। तब फॉर्मेशन मास्टर केके ने सम्मान से कहा कि उसे गंगा ने मारा है। ये सुनकर ओलिव वास्तव में हैरान रह गया। उसने गंगा से कन्फर्म की कि क्या सच में उसने अभिजीत को मारा है। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अभिजीत उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ओलिव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य और संतोष दोनों दिखाई दिए। उसने कहा कि गंगा की प्रतिभा शायद अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई थी और यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य है। गंगा ने विनम्रता से कहा कि वह मजबूर था, इसलिए इतनी शक्ति दिखानी पड़ी। लेकिन आसपास खड़े लोगों ने यह सुनकर मन ही मन हंसी दबा ली। सब ने अभी अभी देखा था कि गंगा ने कितनी आसानी से अभिजीत को खत्म कर दिया था। ओलिव ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि अब गंगा को उसके साथ डीन ल्यू के पास चलना होगा। इस पूरे मामले का निर्णय वही करेंगे। गंगा ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों ड्रैगन पीक की ओर निकल गए। ओलिव के साथ होने के कारण गंगा बिना टोकन के भी ड्रैगन पीक की फॉर्मेशन पार करके अंदर जा सका। उन दोनों को जाते देख पूरे ड्रैगन हिडन पीक में हलचल मच गई। अब गंगा के प्रति सबकी श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। रोहन ने अपने टूटे हुए घर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि शायद गंगा ने जानबूझकर अपनी असली शक्ति दिखाई है ताकि एकेडमी के बड़े लोग उसकी प्रतिभा को गंभीरता से लें। फॉर्मेशन मास्टर केके ने सहमति जताई और कहा कि एकेडमी इतनी बड़ी प्रतिभा को मरने नहीं देगा, इसलिए ललित की योजना शायद सफल नहीं होगी। लेकिन किशोर ने सावधानी से कहा कि फिर भी ललित की चालों से सावधान रहना होगा, क्योंकि अतीत में हामन जैसे प्रतिभाशाली लोग भी उसकी साजिशों का शिकार हो चुके थे। ड्रैगन अकेडमी के वाइस डीन के रूप में पूरव आमतौर पर यूनिवर्सिटी के साधारण मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देते थे और अपना अक्सर समय कल्टिवेशन में बिताते थे। ये कहा जा सकता है कि हर एक शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के जरिए ही आगे बढ़ता है। इसलिए अनडाइंग रेल्म में होने के बावजूद पूरव भी बहुत मेहनत करते थे। उनका लक्ष्य 3 फेजेस रेल्म तक पहुंचना था,
भले ही अभी यह लक्ष्य दूर लगता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्हें पता चला कि ओलिव उनसे मिलने आए हैं, और चूंकि वह अपनी कल्टिवेशन के किसी जरूरी चरण में नहीं थे, इसलिए वह तुरंत अपने एकांत साधना से बाहर आ गए। ओलिव की रिपोर्ट सुनने के बाद उनकी नज़रें गंभीर हो गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ललित सच में एहसान फरामोश है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वन पैटर्न शैन वेपन गंगा को दे दे, लेकिन फिर भी उसने गंगा को परेशान करने की कोशिश की। वह मेरी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह डीन है? ओलिव, जो आमतौर पर सांसारिक मामलों से दूर रहती थी, उनकी आंखों में भी ठंडी चमक उभर आई और उन्होंने कहा, डीन ल्यू मेरी नज़र में ललित यूनिवर्सिटी के लिए एक कैंसर है। इतने सालों में उसने ऊपर से तो कुछ खास गलत नहीं किया, लेकिन अश्वन और हामन दोनों को नुकसान पहुंचाया है। अगर उसे यूनिवर्सिटी में रहने दिया गया तो कौन जानता है कि वह आगे क्या कर सकता है। पूरव कुछ देर तक सोच में डूबे रहे और फिर गंभीर चेहरे के साथ बोले, अश्वन बेहद प्रतिभाशाली था। अगर वह उस समय नहीं मरा होता तो आज वह निश्चित रूप से अनडाइंग रेल्म का विशेषज्ञ होता, और हामन भी निश्चित रूप से वॉइड रेल्म तक पहुंच जाता। ललित का अस्तित्व यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा है। ऊपर से देखने पर ललित सुरक्षित और शक्तिशाली लगता था, लेकिन यूनिवर्सिटी के उच्च ऑफिसर इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे। पूरव ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, गंगा की प्रतिभा असाधारण है और भविष्य में उसकी उपलब्धियां बहुत ऊंची होंगी। वह शायद 3 फेजेस रेल्म तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसे प्रतिभाशाली गंगा को भी ललित नुकसान पहुंचाता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। ये सुनकर गंगा को उम्मीद नहीं थी कि उसकी वजह से वे लोग ललित को हटाने तक का सोचेंगे, लेकिन वह समझता था कि वॉइड रेल्म के एक विशेषज्ञ को हटाना इतना आसान नहीं होता। ओलिव ने कहा, डीन ल्यू, अगर हमें ललित से निपटना है तो डीन ल्यू की मंजूरी जरूरी होगी। मुझे लगता है यह मामला इतना आसान नहीं है। पूरव ने सिर हिलाते हुए कहा, डीन यू अभी एकांत साधना में हैं और अनडाइंग रेल्म के शिखर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। लगता है कि हमें उनके बाहर आने तक इंतजार करना होगा। ओलिव ने पूछा, तो अभी हम क्या करें? पूरव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी जाकर उसे चेतावनी दूंगा। अगर गंगा के साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसे जिम्मेदार ठहराऊंगा। ओलिव ने फिर पूछा, अगर ललित चुपके से गंगा पर हमला कर दे तो? पूरव ने सख्ती से कहा, कोई भी कारण हो, अगर गंगा घायल हुआ या मरा तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि एक वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है या नहीं। पूरव का ये रवैया देखकर गंगा समझ गया कि वह सच में गुस्से में है। उसने तुरंत धन्यवाद देते हुए कहा, डीन ल्यू, मेरे लिए खड़े होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पूरव ने सीधा जवाब दिया, तुम में बहुत क्षमता है, इसलिए यूनिवर्सिटी तुम्हें यूं ही नज़रअंदाज नहीं करेगी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं इतना समय नहीं देता। उनकी बात सीधी थी लेकिन सही थी। ड्रैगन मार्शल अकेडमी में नियम तो थे, लेकिन हर किसी को बराबर सुरक्षा मिलना संभव नहीं था। जहां भी जाओ श्रेष्ठ लोगों को हमेशा प्राथमिकता मिलती है। फिर पूरव ने कहा, हालांकि ललित के कार्यों ने यूनिवर्सिटी के विकास को नुकसान पहुंचाया है, इस बार मेरी चेतावनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए भी है। चलो उससे मिलते हैं। तीनों तुरंत निकल पड़े और ललित के केव मनो पहुंच गए। उस समय ललित अभिजीत से खबर का इंतजार कर रहा था कि तभी बाहर जोरदार आवाज हुई। वह बाहर आया और देखा कि उसके मनो की सुरक्षा फॉर्मेशन को तोड़ दिया गया है और पूरव, ओलिव और गंगा वहां खड़े हैं। उसका चेहरा बदल गया और उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत गंगा को हरा भी नहीं पाया और अब पूरव और ओलिव भी यहां आ गए। उसके पीछे खड़ा राजनाथ भी गंभीर दिख रहा था। ललित ने तुरंत खुद को संभाला और आगे बढ़कर हंसते हुए बोला, हाँ गंगा, तुम आखिर आ ही गए। तुम्हारे लिए जो शैन लेवल वेपन मैंने तैयार किया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर उसने पूरव और ओलिव की ओर हाथ जोड़कर कहा, डीन ल्यू एल्डरसॉन्ग, आप दोनों यहाँ किस काम से आए हैं? पूरव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, एल्डर है, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है, अपने पुराने हथकंडे बंद कर दो। ललित ने हल्की हंसी के साथ कहा, डीन ल्यू, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। पूरव ने गहरी आवाज में कहा, तुम समझो या न समझो, बस मेरी बात याद रखो। आज से अगर गंगा के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर वह मरा तो भी तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। संक्षेप में, चैन शेरा वू अकेडमी में सुरक्षित रहना चाहिए, वरना इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ललित ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या डीन ल्यू, आपका मतलब क्या है? क्या कोई गंगा को मारना चाहता है और मुझे उसकी रक्षा करनी है?
पूरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा और उनकी शक्तिशाली आभा पूरे मैनर में फैल गई। ललित और राजनाथ दोनों पर दबाव पड़ गया। ललित भले ही घमंडी था लेकिन अनडाइंग रेल्म के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सह गया। पूरव ने कहा, तुम मेरी बात समझते हो? ललित ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, डीन समर ने रॉयल फैमिली को नाराज कर दिया है। भले ही वह एम्परर के आदेश से बच गया हो लेकिन रॉयल फैमिली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर वे उसके पीछे पड़े तो मैं। चुप रहो, पूरव गुस्से में बोले और मुड़कर चले गए। अगर गंगा के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और 1 पैटर्न शैन वेपन मैं खुद गंगा को दूंगा। इतना कहकर पूरव, गंगा और ओलिव वहां से चले गए। गंगा ने पीछे मुड़कर ललित को देखा जिसका चेहरा काला पड़ चुका था। वह मन ही मन मुस्कुराया, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। ललित सच में मूर्ख है। उसने मुझसे टकराने की कोशिश की। क्या उसे मेरी क्षमता का अंदाजा नहीं है? यूनिवर्सिटी उसे मनमानी करने नहीं देगी। फिर उसने पूरव की ओर देखा और सोचा कि उनका रवैया कितना दबदबे वाला था कि ललित एक शब्द तक नहीं बोल पाया। उसने मन ही मन सोचा, वास्तव में अपनी ताकत पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैं अनडाइंग रेल्म या 3 फेजेस रेल्म में होता तो मुझे ललित की परवाह ही नहीं होती, मैं सीधे उसे मार देता। इन घटनाओं ने गंगा के अंदर और ज्यादा शक्ति पाने की इच्छा जगा दी। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। भले ही वो ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ सकता था और उसकी प्रतिभा बहुत मजबूत थी, लेकिन अगर सामने सोल कंडेंसेशन के अंतिम चरण या उससे ऊपर का कल्टिवेटर आ जाए तो सिर्फ प्रतिभा काम नहीं आती, वहां सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। पूरव के मनों में आधे मिनट से भी कम समय रुके और बिना किसी विदाई के सीधे चले गए, मानो उन्होंने ललित को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। सख्ती से कहें तो ये पूरव के रवैये और ललित के प्रति उनके कठोर दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। ललित काफी देर तक आंगन में चुपचाप खड़ा रहा, फिर उदास चेहरे के साथ अपने कमरे में लौट गया। वह कुर्सी पर बैठ गया और फिर से गहरी चुप्पी में डूब गया। राजनाथ उसके पास खड़ा था, बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ का माहौल इतना ठंडा और दबावपूर्ण था कि उसकी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। हालांकि राजनाथ सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था, लेकिन वह अभी भी वॉइड रेल्म के ललित से बहुत पीछे था। इस समय वह ललित के ठंडे और भयावह दबाव को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। काफी देर बाद राजनाथ खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ग्रैंडफादर, इस मामले में। ललित ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने कहा, आज पूरव का रवैया बहुत ज्यादा सख्त था। मुझे लगता है कि ड्रैगन अकेडमी शायद अब मुझे छोड़ने वाली है। ये सुनकर राजनाथ का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, ग्रैंडफादर, आपका क्या मतलब है? ललित ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उस समय प्रतिस्पर्धा के लिए मैंने अश्वन को खत्म कर दिया था और हामन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। भले ही इन बातों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के उच्च ऑफिसर सब जानते हैं कि यह मैंने ही किया था। जब मैं वॉइड रेल्म में पहुंचा और शक्तिशाली बन गया तब यूनिवर्सिटी ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब पूरव इतना सख्त हो गया है, मुझे डर है कि वो पुराने मामलों को फिर से उठाएगा। ये सुनकर राजनाथ का चेहरा और भी खराब हो गया। ड्रैगन अकेडमी में उसकी स्थिति हमेशा अच्छी रही थी। एक तरफ उसकी अपनी प्रतिभा थी, लेकिन दूसरी तरफ ललित का संरक्षण भी था। वह जानता था कि अगर ललित की स्थिति गिरती है तो उसका भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एंसेस्टर, आप कम से कम वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर हैं और यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग बहुत कम हैं। क्या वे सच में आपको मार देंगे? ललित ने गंभीर स्वर में कहा, वॉइड रेल्म के एल्डर को सजा देने के लिए यूनिवर्सिटी को यूजी एनहेंग की मंजूरी चाहिए। यूजी एनहेंग अभी एकांत साधना में है, इसलिए फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन वह बहुत गहरे स्वभाव का व्यक्ति है, कोई नहीं जानता कि वह क्या सोचता है। अगर पूरव रिपोर्ट करने के बाद यूजी एनहेंग सच में मुझे मारना चाहे तो मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। अनडाइंग रेल्म के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। राजनाथ घबराकर बोला, तो अब हम क्या करें? ललित का चेहरा ठंडा हो गया। उसने कहा, जब ड्रैगन मार्शल अकेडमी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगा। मैं वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर हूं और मुझे यूनिवर्सिटी के कई रहस्य पता हैं। साथ ही मैं 6 पैटर्न शैन लेवल एल्केमिस्ट भी हूं। मैं जहां भी जाऊंगा मुझे सम्मान और ऊंचा पद मिलेगा। मुझे यहां बैठकर मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राजनाथ की आंखें चमक उठी। उसने कहा, ग्रैंडफादर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। जब आप जाएं तो मुझे भी साथ ले चलिए। ललित ने कहा, तुम मेरे गुप्ता फैमिली के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ जरूर ले जाऊंगा, लेकिन ये बात बहुत गोपनीय है, इसे गुप्ता फैमिली के किसी और सदस्य को नहीं बताना।
ललित के वंशज ड्रैगन मार्शल अकेडमी में फैले हुए थे। कुछ लोग यूनिवर्सिटी में थे जबकि कई लोग 100 साल की उम्र के बाद बाहर जाकर अलग अलग शहरों में बस गए थे। फिर भी यूनिवर्सिटी में अभी भी गुप्ता फैमिली के कई सदस्य थे। राजनाथ ने पूछा, ग्रैंडफादर, क्या मैं अपने माता पिता को भी नहीं बता सकता? ललित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता में कोई खास प्रतिभा नहीं है और तुम्हारी माँ गुप्ता फैमिली की नहीं है, मैं उन्हें क्यों साथ ले जाऊं? ये सुनकर राजनाथ के मन में संघर्ष पैदा हुआ। उसके माता पिता ने उसे पाला था, लेकिन अपने भविष्य के लिए उसने दिल कठोर कर लिया और बोला, एंसेस्टर आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी यह बात नहीं बताऊंगा। ललित ने कहा, हम सही समय देखकर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तय करना होगा कि हम किस शक्ति के साथ जुड़ेंगे। राजनाथ ने सोचकर कहा, एंसेस्टर आप एल्केमी में निपुण हैं, तो क्यों न हम रॉक अकेडमी में शामिल हो जाएं? ललित ने सिर हिलाया, रॉक अकेडमी में पहले से ही बहुत एल्केमिस्ट्स हैं, वहां मुझे ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा। राजनाथ ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर टाइगर मार्क अकेडमी और फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी बचते हैं। टाइगर मार्क अकेडमी हथियार बनाने में माहिर है और फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी डेमन टेमिंग में। ललित की आंखों में चमक आई और उसने गहरी आवाज में कहा, नहीं, अगर हमें ड्रैगन मार्शल अकेडमी छोड़ना ही है तो हमें सबसे शक्तिशाली शक्ति को चुनना चाहिए, वरना इतना बड़ा जोखिम लेना बेकार होगा। राजनाथ चौंक गया और बोला, रॉयल फैमिली? ललित ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, नहीं, रॉयल फैमिली नहीं, मैं ब्लैकफायर कल्ट में शामिल होने का इरादा रखता हूँ। ये सुनकर राजनाथ स्तब्ध रह गया। क्या? ब्लैकफायर कल्ट? वह तो डेमोनिक पाथ है, पूरे संसार का दुश्मन। ललित ने ठंडे स्वर में कहा, ये राइचस पाथ और डेमोनिक पाथ सब दृष्टिकोण की बात है। ब्लैकफायर कल्ट ज़्यादा स्वतंत्र है, जो मुझे सूट करता है, और अगर मुझे डेमोनिक टेक्निक्स मिल जाएं तो मेरी कल्टिवेशन और तेजी से बढ़ेगी, शायद मैं अनडाइंग रेल्म तक भी पहुंच जाऊं। उसके चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी, मानो वह पहले से ही यह सोच चुका था। राजनाथ थोड़ा हिचकिचाया तो ललित ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ, तुम अभी भी ब्लैकफायर कल्ट में शामिल नहीं होना चाहते? राजनाथ ने धीमे स्वर में कहा, एंसेस्टर ब्लैकफायर कल्ट आखिर? ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम यहीं रह जाओ। ललित ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये सुनकर राजनाथ का दिल कांप गया। अब वह ललित का राज जान चुका था। अगर वह साथ नहीं गया तो ललित उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने दांत भींचकर जल्दी से कहा, एंसेस्टर, मैं आपके साथ ब्लैकफायर कल्ट में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ललित मुस्कुराया, यही सही है, इस दौरान कहीं मत जाना, केव मैनर में ही रहना। राजनाथ समझ गया कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। ललित ने आगे कहा, ड्रैगन मार्शल अकेडमी छोड़ने से पहले मुझे गंगा को खत्म करना होगा। उसने बार बार मुझे सबके सामने अपमानित किया है और अब यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर मुझे दबा रहा है। अगर मैंने उसकी जान नहीं ली तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। राजनाथ ने पूछा, एंसेस्टर आपकी क्या योजना है? ललित ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जब मैं जाने ही वाला हूं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, उसे मारकर मैं सीधे निकल जाऊंगा। इसके बाद उसने अपनी पूरी योजना राजनाथ को समझाई। योजना सुनकर राजनाथ ने सिर हिलाया और कहा, कमाल की योजना है। उधर गंगा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से ललित ड्रैगन मार्शल अकेडमी के खिलाफ जाने का फैसला कर चुका है। पूरव और ऑलिव ने उसे सावधान रहने को कहा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए, जबकि गंगा अकेले ब्लू पीक लौट आया। ब्लू पीक के शिष्य अभी तक बिखरे नहीं थे और सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि गंगा का क्या होगा। जैसे ही वह वापस आया, रविंद्र, रेणुका और बाकी लोग तुरंत उसके पास आ गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी और उन्होंने पूछा, सीनियर ब्रदर, आप ठीक तो हैं? गंगा ने अपना हाथ पलटा और एक 1 पैटर्न शैन लेवल स्वॉर्ड निकालकर सबको दिखाते हुए कहा, डीन ल्यू के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया है। अब अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सीधे ललित होगा। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। फॉर्मेशन मास्टर केके ने चेतावनी देते हुए कहा, गंगा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ललित बहुत बदले की भावना रखने वाला है, वह किसी भी तरह से तुमसे बदला लेने की कोशिश कर सकता है। गंगा ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगा। इसके बाद वह सबको अलविदा कहकर एरिया के नंबर 27 में लौट गया। उसके साथ सिर्फ उसके 3 रूममेट्स और करीबी दोस्त जैसे रेणुका ही गए, बाकी लोग वहीं रुके रहे। आज गंगा का प्रदर्शन सच में चौंकाने वाला था। ब्लू पीक पर उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि फॉर्मेशन मास्टर केके और किशोर जैसे एल्डर्स भी अब उसे बहुत सम्मान देने लगे थे। आखिरकार वे दोनों भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि वे शक्ति के मामले में गंगा को निश्चित रूप से हरा सकते हैं।
गंगा ने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एरिया ए के नंबर 27 में पहुंचकर उसने सबको विदा किया और अपने छोटे से आंगन के कल्टीवेशन रूम में चला गया। अपने कमरे में रहते हुए उसे विश्वास था कि ललित उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसका मुख्य लक्ष्य था सोल कंडेंसेशन रेल्म तक पहुंचना। सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंचने के बाद कल्टिवेटर को डिवाइन सोल की शक्ति मिलती है, जिससे उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाती है। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह रिफाइनिंग गॉड टेक्निक में मौजूद डिवाइन सेंस टेक्निक्स को साध सकता था और मिरर इमेज रेल्म के फ्रैगमेंट्स का उपयोग करके मिरर इमेज रेल्म को समझ सकता था। इसके अलावा गंगा स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी सीख सकता था। कुल मिलाकर डिवाइन सोल रेल्म में पहुंचने के बाद उसके पास कई नए तरीके होंगे और उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पहले स्तर के लिए ही 36 शैन वेपन्स की आवश्यकता थी, जबकि गंगा के पास अभी सिर्फ 2 ही थे, जो बहुत कम थे। लेकिन फिलहाल ये चिंता की बात नहीं थी। डिवाइन सेंस टेक्निक्स, मिरर इमेजरी और स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन, ये सभी डिवाइन सोल पर आधारित थे, इसलिए अभी सबसे जरूरी था डिवाइन सोल को कंडेंस करना। गंगा ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मास्टर से पूछा, मास्टर क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे डिवाइन सोल को जल्दी कंडेंस किया जा सके? मास्टर हंसते हुए बोले, रिफाइनिंग स्पिरिट टेक्निक ही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें डिवाइन सोल को कंडेंस करने की विधि मौजूद है। इसे सीखने के बाद तुम तुरंत अभ्यास शुरू कर सकते हो। गंगा ने कहा, लेकिन इसमें लगातार डिवाइन सेंस को कंडेंस करके उसे फिजिकल फॉर्म में बदलना होता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, मुझे इसे पूरा करने में 3 से 5 महीने लग सकते हैं। मास्टर ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हें पता है आमतौर पर कल्टिवेटर को डिवाइन सोल कंडेंस करने में कितना समय लगता है? तुम्हें सिर्फ 3 से 5 महीने लग रहे हैं और तुम इसे लंबा कह रहे हो। बाकी लोग तो फिर मर ही जाएं। गंगा हंसते हुए बोला, मैं जल्दी ताकत हासिल करना चाहता हूं ताकि आपकी मदद कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। और अभी ललित मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, साथ ही रॉयल फैमिली भी मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रही है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ना जरूरी है। मास्टर मुस्कुराए और बोले, जल्दी करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन वे सभी गलत रास्ते हैं। उनसे बनने वाला डिवाइन सोल कमजोर होगा और उसकी ग्रोथ भी कम होगी। अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन बाद में कोई साइड इफेक्ट हुआ तो मुझे दोष मत देना। गंगा ने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें कोई नुकसान न हो? मास्टर ने सिर हिलाया, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति में होता तो मदद कर सकता था, लेकिन अभी हर तरीका तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। गंगा ने निराश होकर कहा, तो फिर रहने दीजिए। मास्टर हंसते हुए बोले, तुम बस अभ्यास पर ध्यान दो, 3 से 5 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। गंगा ने सिर हिलाया और रिफाइनिंग गॉड टेक्निक में बताए गए डिवाइन सोल कंडेंसेशन के तरीके को ध्यान से दोहराने लगा। डिवाइन सोल को कंडेंस करने का मतलब था सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद सारी डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर को इकट्ठा करके अपने जैसे ही एक डिवाइन सोल का निर्माण करना। शुरुआत में ये केवल एक धुंधला आकार होता है जिसमें सिर्फ बाहरी रूपरेखा दिखती है, चेहरे के लक्षण भी स्पष्ट नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे कल्टिवेशन बढ़ता है, डिवाइन सोल भी विकसित होता है और धीरे धीरे एक पूर्ण रूप ले लेता है, जैसे कि दूसरा स्वयं जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस की रक्षा करता है। वॉइड रेल्म में पहुंचने के बाद डिवाइन सोल शून्य को महसूस कर सकता है, सब कुछ देख सकता है और डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को भी रिफाइन कर सकता है। हालांकि ऐसा करने में अपने डिवाइन सोल सोर्स की खपत होती है, इसलिए बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आमतौर पर कल्टिवेटर्स अपने डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट को अपने करीबी लोगों के लिए छोड़ते हैं या मृत्यु के समय इसका उपयोग करते हैं। जब कोई इमॉर्टल रेल्म में पहुंचता है तो उसका डिवाइन सोल उसकी यादों और इच्छाओं को संजोकर रख सकता है और एक तरह से उसका दूसरा रूप बन जाता है जो शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकता है। यहाँ तक कहा जाता है, जब तक स्पिरिट और सोल अमर है, कल्टिवेटर वास्तव में नहीं मरता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सोल हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, बल्कि यह कि वह किसी और शरीर में प्रवेश करके पुनर्जन्म ले सकता है। हालांकि ऐसा करने के बाद उसे फिर से कल्टिवेशन शुरू करना पड़ता है, लेकिन अपने अनुभव के कारण वह जल्दी अपनी शक्ति वापस पा सकता है। फिर भी ऐसा करने से सोल कमजोर हो जाता है और बार बार ऐसा करना संभव नहीं होता। सामान्य रूप से इमॉर्टल रेल्म में पहुंचने के बाद अगर कोई घातक चोट न लगे तो कल्टिवेटर बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन वास्तविकता में लगातार युद्धों के कारण अनडाइंग रेल्म में हजारों साल तक जीवित रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इन सबको समझने के बाद गंगा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया।
उसने तुरंत पद्मासन में बैठकर आंखें बंद की और अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइन कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने पहले ही वॉटेक्स मेथड को समझ लिया था, जिसके जरिए वह डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक जगह इकट्ठा कर सकता था। इसी वजह से उसे भरोसा था कि वह 3 से 5 महीने में डिवाइन सोल बना सकता है। लेकिन जब उसने वास्तव में अभ्यास शुरू किया तो उसे इसकी कठिनाई का एहसास हुआ। डिवाइन कॉन्शियसनेस बिखरी हुई और निराकार होती है, जबकि डिवाइन सोल ठोस और स्थायी होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। कई बार प्रयास करने के बाद भी हर बार जब उसका कॉन्शियसनेस वॉर्टेक्स टूट जाता, वह डिवाइन सोल का एक छोटा सा अंश भी नहीं बना पाता था। इससे वह बेहद निराश हो गया। हालांकि अभी केवल आधा दिन ही बीता था। गंगा ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास करता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस दौरान गंगा दिन रात कल्टिवेशन करता रहा और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइन सोल अब आकार लेने लगा था। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक वॉर्टेक्स घूम रहा था और उसके बिल्कुल केंद्र में एक गोल सा फैंटम दिखाई दे रहा था, जिसकी हल्की सी ह्यूमन जैसी आकृति बन चुकी थी। उसके अभी हाथ पैर नहीं थे और सिर भी बस बनना शुरू हुआ था। चेहरे के कोई लक्षण नहीं थे। ये गंगा का डिवाइन सोल था जो अभी पूरी तरह कंडेंस नहीं हुआ था। अगर गंगा इस प्रक्रिया को रोक देता तो ये डिवाइन सोल तुरंत बिखर जाता। इसलिए वह रुक नहीं सकता था। उसे लगातार अपने डिवाइन सोल को रिफाइन करते रहना था। क्योंकि गंगा वॉर्टेक्स की कोहीसिव फोर्स पर निर्भर था, इसलिए जब भी उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस ढीला पड़ता, वह पल उसके लिए सबसे कठिन होता। उसे अपने स्पिरिचुअल एसेंस को अत्यधिक रिफाइंड अवस्था में बनाए रखना पड़ता था, वरना जैसे ही वॉर्टेक्स टूटता, नया बना डिवाइन सोल तुरंत बिखर जाता। लेकिन लगातार कोशिशों और असफलताओं के बाद गंगा का स्पिरिचुअल एसेंस और अधिक रिफाइंड होता गया और उसकी प्रगति उम्मीद से तेज हो गई। फिर 1 और महीना बीत गया। अब उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइन सोल भले ही अभी फैंटम ही था, लेकिन उसमें हाथ पैर की रूपरेखा भी बन चुकी थी। अगर यह इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ही यह एक पूरा ह्यूमन रूप ले लेगा। फिर 20 दिन और बीत गए। उसी दिन जब गंगा कल्टिवेशन कर रहा था, अचानक एक उथल पुथल मच गई। स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होकर चारों ओर फैलने लगी, मानो पूरे घर को फाड़ देगी। लेकिन ड्रैगन मार्शल अकेडमी के कल्टिवेशन रूम्स खास तौर पर बनाए गए थे, इसलिए सोल कंडेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए वे इस उथल पुथल को आसानी से सह गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। तभी गंगा ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। सफल हो गया। वह मुस्कुराया और तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में झांका। वहां उसने देखा, एक ह्यूमन आकार का फैंटम केंद्र में बैठा हुआ था। भले ही चेहरे के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह उसी जैसा था। क्या यह मेरा दूसरा रूप है? गंगा बुदबुदाया। फिर रिफाइनिंग गॉड टेक्निक के अनुसार उसने अपने डिवाइन सोल को चलाया। उसकी चेतना तुरंत डिवाइन सोल में ट्रांसफर हो गई और उसने उसी के माध्यम से आसपास की वर्ल्ड को महसूस करना शुरू कर दिया। उसका डिवाइन सोल उसके शरीर से बाहर निकलकर ऊपर तैरने लगा। भले ही उसमें आंख, कान, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, फिर भी उसकी 5 इंद्रियां पूरी तरह काम कर रही थीं। अपने ही शरीर को नीचे देखते हुए गंगा ने आश्चर्य से कहा, ये तो अद्भुत है। अगर मैं इसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकूं तो क्या मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं? लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोच रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसका डिवाइन सोल अस्थिर हो रहा है, मानो वह टूटने वाला हो। अभी उसका डिवाइन सोल इतना मजबूत नहीं था कि लंबे समय तक शरीर से बाहर रह सके। उसने तुरंत उसे वापस अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में खींच लिया और उसे स्थिर किया। यह अनुभव तो जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। गंगा ने अपनी चेतना वापस शरीर में लाते हुए सोचा, लेकिन डिवाइन सोल असली आत्मा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें चेतना और शक्तिशाली ऊर्जा होती है। फिर उसने अपनी ट्रू एसेंस को चलाकर देखा। उसने पाया कि रेल्म बढ़ने के बावजूद उसकी ट्रू एसेंस और स्टार एनर्जी में मात्रा या गुणवत्ता में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन डिवाइन सोल बनने के बाद उसकी ऊर्जा पर कंट्रोल एक नए स्तर पर पहुंच गया था। अब 8 स्टार्स अलाइनमेंट को उपयोग करने में पहले की तुलना में 70% कम ऊर्जा लगती थी, और अगर वह ज़्यादा ऊर्जा डाले तो इसकी शक्ति दोगुनी हो सकती थी। यही डिवाइन सोल रेल्म की असली ताकत थी। गंगा ने सोचा, डिवाइन सोल कॉम्बैट पावर को बहुत बढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव डिवाइन सेंस में है। मेरा डिवाइन सेंस 10,000 से बढ़कर 50,000 हो गया है, 5 गुना वृद्धि। सामान्य सोल कंडेंसेशन के शुरुआती कल्टिवेटर के पास लगभग 30,000 डिवाइन सेंस होता है, जिन्हें मैं आसानी से बविचिंग टेक्निक से दबा सकता हूँ।
लेकिन मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन में यह 1 लाख तक पहुंच जाता है। मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ानी होगी, नहीं तो मैं उन्हें नहीं दबा पाऊंगा। और बविचिंग टेक्निक की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए मुझे और मजबूत टेक्निक्स सीखनी होंगी। उसने आगे सोचा, डिवाइन सेंस टेक्निक्स कठिन हैं, इसलिए अभी उन्हें छोड़ देते हैं। स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त शाइन सॉर्ड्स नहीं हैं। अभी के लिए मिरर इमेज इंटेंट को समझना सबसे तेज तरीका है ताकत बढ़ाने का। मेरी प्रेजेंट ताकत मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन को हराने और लेट स्टेज से लड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर मैं मिरर इमेज इंटेंट को समझ लूँ, चाहे सिर्फ पहला स्तर ही क्यों ना हो, तो 3 इंटेंट्स के साथ लेट स्टेज भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। सिर्फ पीक सोल कंडेंसेशन ही थोड़ी चुनौती दे पाएगा। तभी मास्टर की आवाज़ आई, यही तुम गलत हो किड। अगर तुम मिरर इमेज इंटेंट के फ्रैगमेंट्स को सही से समझो तो तुम सिर्फ पहला स्तर नहीं, उससे भी आगे जा सकते हो। गंगा चौंका, क्या मैं अपनी लेवल से ऊपर समझ सकता हूँ? मास्टर बोले, तुम्हारे पास पहले से 2 इंटेंट्स हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गहरी है, और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 50,000 है। अगर तुम पूरी तरह ध्यान से मिरर इमेज इंटेंट को समझो तो तुम सीधे तीसरे स्तर या उससे ऊपर पहुंच सकते हो। तीसरे स्तर से ऊपर? गंगा के चेहरे पर खुशी छा गई। अगर ऐसा हुआ तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी, मैं पीक सोल कंडेंसेशन को भी आसानी से हरा सकता हूँ। मास्टर हंसते हुए बोले, वर्ल्ड में तुम अकेले जीनियस नहीं हो, लेकिन 3 इंटेंट्स के साथ तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। और अगर तुम इन तीनों को रॉथ ऑफ द स्काई में जोड़ पाए तो सोल कंडेंसेशन ही नहीं, वॉइड रेल्म भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ये सुनकर गंगा उत्साहित तो हुआ, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। उसने कहा, ये सब धीरे धीरे करना होगा। पहले मिरर इमेज इंटेंट को समझता हूँ, फिर उसे मजबूत बनाऊंगा। मास्टर ने सिर हिलाया, सही है, क्योंकि आगे तुम्हारे दुश्मन और भी मजबूत होंगे। गंगा ने कहा, अब मुझे ध्यान लगाने दो। उसने मास्टर को शांत किया। चरण द्वारा छोड़ा गया मिरर इमेज इंटेंट का फ्रैगमेंट निकाला और अपनी पूरी डिवाइन सेंस शक्ति लगाकर उसे समझना शुरू कर दिया। हालांकि सभी इंटेंट्स प्रकृति के नियमों का हिस्सा थे, लेकिन उनकी कठिनाई अलग अलग थी। विंड इंटेंट आसान था, फायर ड्रैगन इंटेंट बहुत कठिन था, और मिरर इमेज इंटेंट बीच का था, न बहुत आसान न बहुत कठिन। इसका मुख्य आधार था फिजिकल मिरर इमेज का निर्माण और एनर्जी का रिफ्रैक्शन। अगर ये दोनों पूरी तरह न हो तो मिरर इमेज सिर्फ एक साधारण छवि बनकर रह जाती है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है और जिसमें कोई भी आक्रमण शक्ति नहीं होती। अगर गंगा ने पहले कोई भी डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं समझी होती तो मिरर कंसेप्शन फ्रैगमेंट की मदद से मिरर कंसेप्शन को समझना बहुत आसान होता। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसके पास पहले से ही 2 अलग अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस थी और तीसरी को समायोजित करना बेहद कठिन था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पहले से भरी हुई अलमारी में और सामान ठूंसने की कोशिश करना। एकमात्र तरीका यही था कि या तो सामान को कंप्रेस किया जाए या अलमारी की क्षमता बढ़ाई जाए। गंगा ने मिरर इमेज फ्रैगमेंट को हाथ में लिया और सोचा कि वह अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वॉर्टेक्स बनाकर डिवाइन सेंस को बढ़ाएगा, लेकिन उसने पाया कि डिवाइन सोल बनने के बाद वॉर्टेक्स अब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि डिवाइन सोल खुद ही डिवाइन कॉन्शियसनेस को कंडेंस कर सकता था, यानी वॉर्टेक्स की ज़रूरत खत्म हो गई थी। इसलिए गंगा अब सिर्फ अपने 50,000 स्तर के डिवाइन सेंस के सहारे मिरर इंटेंट को समझने लगा। सिद्धांत रूप में तीसरे स्तर की डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझने के लिए सिर्फ 10,000 डिवाइन सेंस ही काफ़ी होता है। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत था, वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ तक कि मास्टर ने भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सुना था। इसके अलावा 3 अलग अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस का भार सहना भी आसान नहीं था। डिवाइन सेंस केवल दरवाजा खोलने की चाबी है, लेकिन उस शक्ति को सहन करने के लिए गहरी समझ और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सौभाग्य से गंगा की कॉम्प्रहेंशन और विल पावर दोनों ही काफ़ी मजबूत थीं। वो पूरी तरह ध्यान में डूब गया और फ्रैगमेंट में मौजूद मिरर इंटेंट को समझने लगा। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। बाहर दरवाजे के पास धर्मेश चिंतित होकर विक्रम और नायक से बोला, गंगा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उम्मीद है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। नायक ने सोचा और कहा, क्यों न हम अंदर जाकर देखें? विक्रम ने सिर हिलाया। वह शायद सोल कंडेंसेशन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, और कल्टिवेशन रूम सील्ड है, हम उसे खोल भी नहीं सकते। 4 महीने बीत चुके थे जब से गंगा ने सेक्लूजन लिया था और तीनों ही काफ़ी चिंतित थे।
तभी अचानक क्रीक की आवाज आई और कल्टिवेशन रूम का दरवाजा खुला। गंगा बाहर आया, उसका चेहरा ताजगी से भरा हुआ था। तीनों को बाहर खड़ा देखकर वो हंस पड़ा। हाँ तुम लोग, क्या मैं जब से अंदर गया हूं तब से यहीं खड़े हो? धर्मेश ने राहत की सांस ली और मजाक में कहा, तुम बिना बताए अंदर चले गए, हमें कैसे पता चलता कि तुम जिंदा हो या नहीं? धर्मेश हमेशा ताना मारता था लेकिन गंगा को वो बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे अपनापन महसूस होता था। विक्रम मुस्कुराया, हम अभी अभी आए हैं। नायक ने पूछा, तो 4 महीने की कल्टिवेशन से क्या हासिल हुआ? गंगा की आंखों में चमक आई और उसने बिना छिपाए कहा, मैं सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंच चुका हूं। क्या? तीनों चौंक गए। नायक ने हैरानी से कहा, तुम्हें यूनिवर्सिटी में आए ज्यादा समय नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। धर्मेश हंसते हुए बोला, हाँ सच में जीनियस हो तुम, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। गंगा मुस्कुराया, बस किस्मत अच्छी थी। इसके बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग से कई पिल्स निकाले और उन्हें दे दिए, फिर पूछा, वैसे मेरे सक्लूजन के दौरान यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ? नायक ने कहा, सीनियर ब्रदर रविंद्र सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंच गया और ड्रैगन पीक चला गया, इसके अलावा कुछ खास नहीं। धर्मेश ने कहा, हाँ और डीकन हामन भी लौट आया है, वह वॉइड रेल्म में पहुंच चुका है और अब एल्डर बन गया है। वह कुछ दिन पहले तुमसे मिलने आया था लेकिन तुम सक्लूजन में थे इसलिए चला गया। गंगा समझ गया कि हामन ने उसकी दी हुई पिल फॉर्मूला से खुद को डिटॉक्स किया और ब्रेक थ्रू किया। उसने सोचा, अब जब हामन मेरे पक्ष में है तो ललित शायद और भी सावधान रहेगा। फिर उसने पूछा, क्या ललित ने कुछ किया? नायक ने कहा, नहीं कोई खबर नहीं, राजनाथ भी कई महीनों से केव मैनर से बाहर नहीं निकला। गंगा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, मुझे सतर्क रहना होगा, उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर बातचीत के बाद विक्रम ने भावुक होकर कहा, अब जब गंगा ड्रैगन पीक जा रहा है तो हम कम मिल पाएंगे। धर्मेश हंसा, भावुक मत बनो, जल्दी से तुम भी सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंच जाओ। फिर गंगा ने पूछा, ड्रैगन पीक में रिपोर्ट कैसे करना है? नायक ने जवाब दिया, हॉल ऑफ अफेयर्स जाओ, वे सब व्यवस्था कर देंगे। गंगा ने तुरंत जाने की जल्दी नहीं की। अगले कुछ दिन उसने ब्लू पीक के दोस्तों के साथ बिताए। सब उसकी प्रगति से खुश थे। रेणुका ने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की लेकिन उसके मन की उदासी साफ दिख रही थी। हालांकि यह कोई बिछड़ने वाली स्थिति नहीं थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और तय किया कि वह भी जल्द ड्रैगन पीक पहुंचेगी। तीसरे दिन गंगा हॉल ऑफ अफेयर्स गया। अपना उद्देश्य बताने पर रोहन खुद उसे लेक्सस पीक लेकर गया। लेक्सस पीक बहुत विशाल था, कई माउंटेन का समूह जिसे एक छोटे पर्वत सीरीज जैसा कहा जा सकता था। यहाँ रहने की व्यवस्था ब्लू पीक जैसी थी, लेकिन हर व्यक्ति को एक बड़ा निजी कोर्टयार्ड मिलता था जिसमें ग्रेविटी चेंबर और ट्रेनिंग रूम्स होते थे। यहाँ की सुविधाएं बेहतर थीं और समय को लेकर कोई टकराव नहीं होता था। इसके अलावा यहाँ के डिसाइपल्स को नियमित रूप से हील पिल और स्पिरिट स्टोन्स भी मिलते थे। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज़्यादा घनी थी, यानी कल्टिवेशन के लिए आदर्श स्थान। गंगा को रूम नंबर 5326 दिया गया। इसका मतलब था कि ड्रैगन मार्शल अकेडमी में कम से कम 5326 सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स मौजूद थे और कुल संख्या 5500 से भी ज़्यादा हो सकती थी। ये संख्या सच में डराने वाली थी। गंगा ने सोचा, यहाँ ट्रेनिंग करने से मेरी प्रगति और तेज होगी। वह अपने कोर्टयार्ड में गया और सुपरनैचुरल पावर ट्रेनिंग रूम की ओर बढ़ा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गंगा रुक गया। यहाँ मुझे कौन ढूंढ रहा है? लेक्सस पीक पर वह किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए ये दस्तक उसे काफी अजीब लगी। गंगा दरवाजे तक गया और उसे खोला। बाहर एक फीमेल डिसाइपल खड़ी थी, एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने हुए। वह काफी सुंदर थी, कम से कम 8 में से 8 अंक वाली। अभी अभी ड्रैगन पीक पर आया हूँ और रोमांटिक एनकाउंटर खुद दरवाजे पर आ गया। वह लड़की मुस्कुराई, उसका स्वभाव काफी खुला हुआ लग रहा था। उसने पूछा, क्या आप जूनियर ब्रदर गंगा हैं? गंगा ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं सीनियर सिस्टर? मैं शगुन हूँ, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। शगुन मुस्कुराते हुए आधे मजाक में बोली, तुम एकेडमी में काफ़ी प्रसिद्ध हो, तुम्हारी ताकत इतनी है कि तुम अपने लेवल से ऊपर लड़ सकते हो, इसलिए मैं खुद को तुम्हारी सीनियर सिस्टर कहने की हिम्मत नहीं करती। गंगा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सीनियर सिस्टर मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन में है, इसलिए आपको सीनियर सिस्टर कहना ही उचित है। फिर उसने पूछा, तो सीनियर सिस्टर यहाँ किस काम से आए हैं?
शगुन ने होंठ सिकोड़कर हंसते हुए कहा, क्या बिना किसी काम के दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता? तुम ड्रैगन पीक असेसमेंट में टॉप रहे, रॉयल फैमिली की फ्लाइंग क्लाउड कैरेज भी ले गए और स्टार क्लाउड शिप भी तुम्हें नहीं ले जा पाए। ऊपर से तुमने एल्डर ललित को सबके सामने अपमानित कर दिया। इतनी बड़ी रेप्यूटेशन है तुम्हारी, तो जाहिर है मैं देखना चाहती थी कि तुम दिखते कैसे हो। गंगा ने शांत स्वर में कहा, मेरे 3 सिर और 6 हाथ नहीं है, देखने जैसा कुछ खास नहीं है। शगुन ने उसे ऊपर नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तुम काफी हैंडसम लगते हो। गंगा समझ गया कि वह उसे छेड़ रही है। उसने हल्की मुस्कान के साथ भान उठाई और कहा, तो फिर सीनियर सिस्टर अंदर आ जाओ, मैं अपने सारे कपड़े उतार देता हूं ताकि तुम आराम से देख सको। ये सुनते ही शगुन चौंक गई। उसने गुस्से में छी कहा, उसका चेहरा ठंडा हो गया और वह तुरंत मुड़कर चली गई। गंगा ने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। जैसे ही वो कल्टिवेशन रूम की ओर बढ़ने वाला था तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा बुदबुदाया, क्या वो फिर से वापस आ गई? वो दरवाजा खोलने गया लेकिन इस बार बाहर एक मजबूत शरीर वाला आदमी खड़ा था, रविंद्र। सीनियर ब्रदर अर्पित। गंगा को रविंद्र के प्रति काफी सम्मान था। भले ही उनका रिश्ता गहरा नहीं था, लेकिन जब ललित उसके खिलाफ गया था तब रविंद्र बिना डरे उसके साथ खड़ा हुआ था। रविंद्र ने कहा, सीनियर ब्रदर, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंच जाओगे। रविंद्र का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं था और उसका स्वभाव भी थोड़ा ठंडा था। ड्रैगन पीक आने के बाद उसने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे और अकेले ही कल्टिवेशन करता था, इसलिए गंगा को देखकर उसे अपनापन महसूस हुआ। दोनों ने कुछ देर बातचीत की। गंगा ने ड्रैगन पीक की स्थिति के बारे में पूछा। रविंद्र ने बताया कि यहाँ के डिसाइपल्स ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते, सब अपने अपने कल्टिवेशन में व्यस्त रहते हैं। ये स्वाभाविक था क्योंकि जो भी सोल कंडेंसेशन रेल्म तक पहुँचता है वह बेहद मेहनती होता है। इसके अलावा यहाँ ज़्यादातर लोग 100 साल से ऊपर के थे, 50 साल से कम उम्र वाले बहुत कम थे। उम्र का अंतर ज़्यादा होने के कारण लोग आपस में जुड़ नहीं पाते थे। हाँ, जिनके पास बैकग्राउंड टैलेंट और ताकत होती है वे फिर भी लोकप्रिय रहते हैं, जैसे राजनाथ जिसके पीछे कई लोग चलते थे। लेकिन पिछले 4 महीनों से वह केव मैनर में ही बंद था और कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद रविंद्र ने कहा, सीनियर ब्रदर, हमें ट्रायल मिशन पूरा करना है, क्यों ना हम साथ में करें? गंगा ने पूछा, क्या ट्रायल मिशन 2 लोग मिलकर कर सकते हैं, और तुमने अभी तक मिशन क्यों नहीं किया? रविंद्र ने बताया, मिशन को 6 महीने के अंदर पूरा करना होता है और इसमें लोगों की कोई सीमा नहीं है, चाहो तो सीनियर ब्रदर्स की मदद भी ले सकते हो। गंगा ने कहा, तो फिर तो यह आसान हुआ। रविंद्र ने सिर हिलाया, नहीं, यह आसान नहीं है। मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन मिशन देखकर समझ आया कि यह बहुत कठिन है और सीनियर लोग मदद करने वाले नहीं होते। गंगा ने सोचा और कहा, तो फिर अभी चलते हैं मिशन लेने। रविंद्र मुस्कुराया, अभी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी अभी पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुई है, इसलिए आज मिशन नहीं मिल पाएगा। गंगा ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों बाद चलते हैं। कुछ दिनों बाद गंगा ने 9 स्टार्स अलाइनमेंट भी पूरी तरह मास्टर कर लिया। उस दिन सुबह रविंद्र उसे लेने आया और दोनों साथ में निकल पड़े। ड्रैगन पीक में अकेडमी डिसाइपल्स को मिशन करने के लिए मजबूर नहीं करती थी, लेकिन मिशंस करने से उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ती थी। इस वजह से लॉन्ग रुपे हॉल जहां मिशंस दिए जाते थे लगभग खाली था। रविंद्र गंगा को नोटिस बोर्ड के पास ले गया। वहां सिर्फ 5 ट्रायल मिशंस थे। गंगा ने देखा और चौंक गया। पहला मिशन, कैंगमैंग रिज के डेमन बीस्ट क्षेत्र में जाकर 5 अर्ली स्टेज और 2 मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन डेमन बीस्ट्स को मारकर उनके डेमन कॉज लाना। ये काम किसी नए सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर के लिए बहुत कठिन था। दूसरा मिशन, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के वॉइड लैंड्स में जाकर वॉइड बीस्ट्स का सोर्स ढूंढना और जानकारी के साथ उन्हें पकड़ कर लाना। गंगा खुद वॉइड की भयावहता देख चुका था, अगर अड़पाव और साहिल न होते तो वह बच नहीं पाता। इस मिशन को करना तो लगभग आत्महत्या जैसा था। बाकी 3 मिशंस भी उतने ही खतरनाक थे। गंगा ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह ठीक नहीं है, ट्रायल मिशन इतना कठिन कैसे हो सकता है? मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन वाले भी शायद इसे पूरा न कर पाएं। गंगा के सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र ने कहा कि उसे भी यह बात अजीब लगती है।
ये मिशंस वाकई बहुत कठिन है, लेकिन जब उसने ड्रैगन अबिस हॉल के एल्डर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रायल मिशंस हमेशा से इतने ही कठिन रहे हैं। गंगा हैरान होकर बोला कि अगर मिशंस इतने कठिन हैं तो कोई उन्हें पूरा कैसे करेगा। उसे लगा कि ड्रैगन पीक में नए आने वाले ज़्यादातर डिसाइपल्स तो मिशन करते हुए ही मर जाएंगे। रविंद्र ने समझाया कि एल्डर्स के अनुसार मिशंस को जानबूझकर कठिन बनाया गया है और 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है ताकि नए डिसाइपल्स मजबूर होकर अपने सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स से मदद लें। इससे आपसी कम्युनिकेशन बढ़ेगा क्योंकि अकेले काम करना सही नहीं है, और इससे अकेडमी के डिसाइपल्स के बीच तालमेल भी कमजोर पड़ता है। गंगा ने सिर हिलाकर कहा कि यानी ये तरीका डिसाइपल्स को एक दूसरे से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि भले ही नए लोग सीनियर्स से दोस्ती करना चाहें, यह जरूरी नहीं कि सीनियर्स भी उतने ही इच्छुक हों। रविंद्र मुस्कुराया और बोला कि शायद गंगा को ये बात नहीं पता कि अगर सीनियर डिसाइपल्स नए लोगों की मदद करते हैं तो अकेडमी उन्हें अच्छा रिवॉर्ड देती है। ये सुनकर गंगा समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला कि मतलब ये पूरी तरह लेन देन का मामला है, हर कोई अपने फायदे के लिए मदद करता है। उसने मन ही मन सोचा कि वो और रविंद्र मिलकर मिशन पूरा कर सकते हैं, इसलिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रविंद्र ने कहा कि वह पहले ही एक सीनियर सिस्टर से संपर्क कर चुका है जो मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन में है और जल्द ही आकर उनकी मदद करेगी। हालांकि रविंद्र जानता था कि गंगा स्पिरिचुअल स्टेज में रहते हुए भी अभिजीत जैसे एक्सपर्ट को हरा चुका है और अब सोल कंडेंसेशन में पहुंचने के बाद वह मिड स्टेज से भी आसानी से निपट सकता है। फिर भी उसने सुरक्षा के लिए एक सीनियर को बुलाना सही समझा। गंगा ने उसकी सोच को समझा और सहमति जताते हुए कहा कि इससे मिशन और आसान हो जाएगा। रविंद्र ने नोटिस बोर्ड पर पहले मिशन की ओर इशारा किया और कहा कि उसने पहले ही सोचा था कि यह मिशन सबसे सीधा और कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए क्या वे इसे चुनें। गंगा ने मैप देखा। इस मिशन में कैंगमैंग रिज जाकर 5 अर्ली स्टेज और 2 मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन डेमन बीस्ट्स को मारना था। स्वॉर्ड टूम की घटना के बाद गंगा का डेमन बीस्ट्स के प्रति नजरिया बदल गया था। वह बेवजह उन्हें मारना नहीं चाहता था। उसने रविंद्र से कहा कि कंडेंसेशन रेल्म के डेमन बीस्ट्स में भी बुद्धि होती है। अगर वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो उन्हें मारने का कोई कारण नहीं है, इसलिए वे कोई दूसरा मिशन चुनें। ये सुनकर रविंद्र चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा दृष्टिकोण नहीं सुना था। उसके लिए तो इंसानों और डीमंस के बीच लड़ाई सामान्य बात थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि बाकी मिशंस बहुत कॉम्प्लेक्स और समय लेने वाले हैं, जबकि यह मिशन कंपैरेटिवली आसान है। फिर गंगा क्यों इतनी परेशानी उठाना चाहता है? गंगा ने शांत स्वर में कहा कि वह निर्दोष डेमन बीस्ट्स को मारना नहीं चाहता। रविंद्र ने सवाल किया कि क्या सच में कोई डेमन निर्दोष होता है? गंगा ने जवाब दिया कि डेमन रेस भी संवेदनशील होती है और अगर वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो इंसानों को भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रविंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सुझाव दिया कि कैंगमैंग रिज के आसपास कुछ शहर हैं जहां कुछ डीमंस समस्या पैदा कर रहे हैं। वे जानकारी इकट्ठा करके सिर्फ उन सोल कंडेंसेशन डीमंस को निशाना बना सकते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गंगा को यह विचार सही लगा और उसने सहमति दे दी। रविंद्र ने तुरंत मिशन स्वीकार किया और ड्रैगन अबिस हॉल के एल्डर के पास जाकर पंजीकरण कराया। फिर दोनों बाहर आकर उस सीनियर सिस्टर का इंतजार करने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने दूर से एक खूबसूरत आकृति को अपनी ओर आते देखा। गंगा ने ध्यान से देखा और चौंक गया। वह शगुन थी जो कल उसके दरवाजे पर आई थी। उसी समय रविंद्र ने हाथ हिलाकर कहा, सीनियर सिस्टर। गंगा के होंठ हिले। क्या यही वह हेल्पर है जिसे रविंद्र ने बुलाया है? रविंद्र ने परिचय देते हुए कहा कि शगुन भी एक जीनियस है और जब वह स्पिरिचुअल स्टेज में था तब शगुन ने उसकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए उसने उससे मदद मांगी और उसने तुरंत सहमति दे दी। गंगा ने हल्की अजीब मुस्कान के साथ कहा कि सच में उन्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। शगुन पास आए, उसने गंगा को देखा, भौहें सिकोड़ ली और रविंद्र से पूछा कि यह यहाँ क्या कर रहा है। रविंद्र ने समझाने की कोशिश की लेकिन शगुन ने बीच में ही उसे रोक दिया और व्यंग्य से कहा कि वह गंगा को अच्छी तरह जानती है। अकेडमी में उसकी काफ़ी बड़ी रेप्यूटेशन है, यहाँ तक कि लेट स्टेज और पीक सोल कंडेंसेशन के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। रविंद्र थोड़ा असहज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि गंगा ने शगुन को कैसे नाराज कर दिया। स्थिति को सहज बनाने के लिए गंगा ने हाथ जोड़कर शगुन से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने पहले मजाक किया था।
शगुन ने होंठ भींचे, उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ा और उसने कहा कि वह रविंद्र के लिए उनकी मदद करेगी, लेकिन गंगा को सीमा में रहना होगा। गंगा ने तुरंत कहा कि वो कोई भी अनुचित बात नहीं करेगा। इसके बाद शगुन ने कहा कि चलो निकलते हैं, और तीनों ड्रैगन मार्शल अकेडमी से बाहर उड़ गए। रास्ते में रविंद्र ने गंगा से पूरी बात पूछी। सच जानकर उसे हंसी भी आई और थोड़ी परेशानी भी हुई। असल में पहले शगुन ने ही गंगा को हैंडसम कहा था, फिर गंगा ने मजाक किया। अब गलती किसकी थी यह कहना मुश्किल था। अकेडमी से बाहर निकलने के बाद गंगा ने कहा कि कैनमैंग रिज काफ़ी दूर है, इसलिए वे उसके समरसॉल्ट क्लाउड से जल्दी पहुंच सकते हैं। रविंद्र मानने ही वाला था कि शगुन ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे उसके समरसॉल्ट क्लाउड पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या तो एम्प्टी शिप लें या उड़कर जाएं। गंगा ने बेबस होकर सोचा कि उसने सिर्फ मजाक किया था, इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है, वे एम्प्टी शिप से चलते हैं, लेकिन शगुन ने फिर मना कर दिया और कहा कि वो उड़कर ही जाएगी। गंगा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन रविंद्र ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा कि उड़कर जाना भी ठीक है, वैसे भी मिशन में कोई समय सीमा नहीं है और रास्ते में सीनरी भी देख सकते हैं। गंगा ने रविंद्र के लिए बात मान ली। शगुन ने हल्की जीत भरी मुस्कान के साथ गंगा की ओर देखा और कहा कि रविंद्र सही कह रहा है, जल्दी करने से कई मौके छूट जाते हैं, इसलिए आराम से यात्रा करना बेहतर होता है। शगुन आगे आगे उड़ रही थी और उसके पीछे गंगा और रविंद्र चल रहे थे। देखते ही देखते वे सैकड़ों मील की दूरी तय कर चुके थे। कैनमैंग रिज और ड्रैगन अकेडमी के बीच 2 काउंटी का अंतर था, इसलिए इस गति से वहां पहुंचने में लगभग 1 महीना लगना तय था। गंगा को कोई जल्दी नहीं थी। वो चुपचाप उनके पीछे चलता रहा और अपने मन में रिफाइनिंग गॉड टेक्निक का स्टडी करता रहा, ये सोचते हुए कि अकेडमी लौटने के बाद उसे कौन सी डिवाइन सेंस टेक्निक सीखनी चाहिए। 2 दिन उड़ने के बाद शगुन अचानक धीमी हो गई और नीचे उतरने लगी। उसने जंगल के बीच बसे एक छोटे से कस्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये टाउन है। यहाँ एक जगह की स्टीम्ड बीफ बहुत मशहूर है। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसे जरूर चखना चाहिए। ये सुनकर गंगा ने भौहें सिकोड़ ली और रविंद्र को वॉइस ट्रांसमिशन से कहा, सीनियर ब्रदर अर्पित, ये सीनियर सिस्टर कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही हैं। रविंद्र थोड़ा असहज होकर बोला, पहले जब हम ब्लू पीक पर थे तब मैं उनके साथ मिशंस पर गया था। वह बहुत समझदार और डिसाइसिव हैं, ऐसा व्यवहार वह आमतौर पर नहीं करती। शायद वह जानबूझकर तुमसे बदला ले रही हैं। गंगा हल्का मुस्कुराया और बोला, महिलाएं सच में बहुत देर तक बातों को याद रखती हैं। मैंने तो बस मजाक किया था और अब तुम्हें भी इसमें खींच लिया। रविंद्र हंस पड़ा, कोई बात नहीं, बस तुम गुस्सा मत होना। तीनों स्टीम टाउन में उतरे और शगुन के पीछे पीछे एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। लेकिन अंदर का दृश्य अजीब था। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था, न कोई ग्राहक, न मालिक, न ही कोई नौकर। ये बिल्कुल भी उस जगह जैसा नहीं लग रहा था जिसकी शगुन ने तारीफ की थी। अगर खाना इतना अच्छा है तो यहाँ कोई क्यों नहीं है? शगुन अंदर गई, इधर उधर देखा और आवाज लगाई, बॉस ऑर्डर लेना है। उसने कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भौहें सिकोड़कर बोली, मैं बाहर जाकर मालिक को ढूंढती हूँ, तुम लोग यहीं इंतजार करो। रविंद्र ने सिर हिलाया, जी सीनियर सिस्टर। जैसे ही शगुन बाहर गई, गंगा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इनकी चालें खत्म ही नहीं हो रही हैं। इस रफ्तार से तो हम आधे साल में भी कैनमैंग रिज नहीं पहुंचेंगे। रविंद्र ने मजाक में कहा, किसने कहा था उसे नाराज करने के लिए? गंगा कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने जोर से कहा, सीनियर ब्रदर अर्पित, चलो। रविंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही गंगा ने उसका हाथ पकड़ा, गले फोर्स टेक्निक इस्तेमाल की और तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले, पीछे जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, एक तेज रोशनी की किरण ने पूरे रेस्टोरेंट को धूल में बदल दिया था। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया था और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया था। रविंद्र चौंक गया। उसने तुरंत अपनी 12 पैटर्न सेलेस्टियल वेपन जायंट एक्स निकाल ली और गंभीर स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? इस टाउन में हम पर हमला क्यों किया गया? गंगा की आंखों में ठंडक आ गई। उसने कहा, हम अभी अभी यहाँ आए, सीधे इसी दुकान में पहुंचे और जैसे ही शगुन बाहर गई हमला हो गया। ये सब कुछ बहुत संदिग्ध है। रविंद्र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि सीनियर सिस्टर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? गंगा ने कहा, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। रविंद्र ने सिर हिलाया और शगुन का पक्ष लेते हुए कहा, वो थोड़ी मनमानी कर सकती है लेकिन वो बुरी नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगी।
तभी गंगा ने कहा, कोई आ रहा है, देखते हैं कौन है। उसने अपनी व्हाइट स्वॉर्ड का रूप बदला और उस दिशा में देखा जहां से एनर्जी का कंपन आ रहा था। एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति दूर एक छत पर आकर खड़ा हो गया। वह लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन में था और उसके चेहरे का आधा हिस्सा काले हुड से ढका हुआ था। पूरा स्टीम टाउन बिल्कुल शांत था। इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद कोई बाहर नहीं आया। इसका मतलब साफ था, ये जगह पहले से खाली कराई गई थी। सब कुछ पहले से योजना के तहत किया गया था। गंगा ने उस व्यक्ति को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तो तुम हो? वह आदमी हंसा और अपना हुड हटाया। वह राजनाथ था। राजनाथ ने व्यंग्य से कहा, गंगा, तुमने मुझे पहचान लिया जबकि मैं छिपा हुआ था। तुम वाकई आसान ओपोनेंट नहीं हो। गंगा ने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत खराब है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। राजनाथ कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसके चेहरे पर हत्या का भाव उभर आया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गंगा हंसते हुए बोला, तुम्हारी समझ कम है, इसमें मेरी क्या गलती? राजनाथ पीक सोल कंडेंसेशन में था, लेकिन गंगा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। रविंद्र गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, सावधान रहो, ये लड़ाई जानलेवा हो सकती है। राजनाथ ने रविंद्र की ओर देखा और कहा, अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, वरना तुम दोनों यहीं मरोगे। रविंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर अकेडमी को पता चला कि तुम अपने ही साथियों को मार रहे हो तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। राजनाथ जोर से हंसा, मैं और मेरा एंसेस्टर अब ब्लैकफायर कल्ट में शामिल होने वाले हैं। अब ड्रैगन मार्शल अकेडमी के नियम हम पर लागू नहीं होते। अगर समझदारी है तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। ये सुनकर रविंद्र और गंगा दोनों चौंक गए। गंगा ने कहा, ललित अगर ब्लैकफायर कल्ट में गया तो अकेडमी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। राजनाथ गुस्से में बोला, अगर हम अकेडमी में रहते तो क्या वे हमें छोड़ते? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गंगा। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, ललित ने बहुत गलत काम किए हैं। उसे तो बहुत पहले सजा मिल जानी चाहिए थी। अपनी गलतियों का दोष मुझ पर मत डालो। राजनाथ गुस्से से बोला, मरने से पहले भी तुम बहस कर रहे हो। गंगा ने इधर उधर देखा और पूछा, वैसे ललित कहाँ है? राजनाथ ने कहा, वह थोड़ी देर में आएगा, लेकिन मुझे तुम्हें मारने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गंगा मुस्कुराया और बोला, अगर ललित यहाँ होता तो मुझे सच में भागना पड़ता, लेकिन तुम अकेले हो, माफ़ करना, तुम काफ़ी नहीं हो। टेलीग्राम पे ने VPN लगा के यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें अपडेटेड अपडेट्स के लिए, और ताकि कभी चैनल को कुछ हो जाए आप लोगों को मिल जाए हमारा कंटेंट डिटेल्स और सब कुछ। अल्टरनेट एपिसोड आते रहेंगे बाकी के। अभी कुछ दिन तक एपिसोड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाहर भी काम चल रहा था। तो हाँ, लाइब्रेरी मेरी सील हो गई थी, इस वजह से नहीं आ रहे हैं एपिसोड्स। बहुत डिले एपिसोड्स आ रहे हैं, बट कुछ दिन तक ऐसे एपिसोड आते रहेंगे अल्टरनेट डेज में। बाकी बाद में मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा।